Everyone, am I visible? एक बार मुझे बता दो कि वॉइस वगैरह प्रॉपर है या नहीं। कल थोड़ा सा इशू आ रहा था। चलिए, ऑल सेट, ऑल सेट। शुरू करें। एक बार देख लेता हूँ मैं। वॉइस वॉइस ठीक होगी? ठीक है, चलिए। तो देखो भाई, आज क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। कल जो हमने पढ़ा, ऑल दो इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था वो, बट पता होना चाहिए था। मेरे ख्याल से कल वाली क्लास आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी क्यों आया, वैट क्यों आया था, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हुए बताया। आज फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर एज पर एग्जाम खत्म करेंगे कि भाई एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद सप्लाई शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जितनी भी क्लासेस होंगी वो इन डेप्थ होंगी, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, सो दैट पेपर कितना डिफिकल्ट आ जाए आपका कुछ नहीं हिलने वाला, ठीक है। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। ये जितने भी बैठे हैं क्लास वाले स्टूडेंट ही है ना, ये शिवम पुनित, ठीक है। चलिए, तो देखो कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। कल अपन ने ये पढ़ लिया था, कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा पहली बात तो कि जीएसटी आया क्यों था। तो अपन ने बताया कि भाई जो पुराना सिस्टम था ना वैट, उसके अंदर वैसे तो सब कुछ सॉर्टेड था, डबल टैक्सेशन भी नहीं लगता था, टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं लगता था, लेकिन कई जगह सेंटर और स्टेट का क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब क्या होता था, जैसे सपोज करो सीएसटी वैट का केस आ जाता था, इनपुट सीएसटी की होती थी, आगे वैट देना होता था, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी। इस तरीके से क्या हो रहा था, कई जगह सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में भी दिक्कत हो रही थी इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन ने क्या बोला, है ना, इस तरीके से अपन ने ये बोला कि भैया जीएसटी कराना इसलिए जरूरी था। और जो जीएसटी की प्लानिंग चल रही थी वो 2004 से पहले चल रही थी। विजय केलकर कमेटी करके थी, ठीक है। उन्होंने जीएसटी को पहले रिकमेंड कर दिया था, लेकिन जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको अपन जो लॉ मेकर्स होते हैं ना, जो जो लॉयर्स होते हैं, वो उसको लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती हैं तीन लिस्टें। अब उन तीन लिस्टों के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, जो पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, उसके अंदर जीएसटी डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए क्या हुआ, आर्टिकल 246 जो था आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज राज्यसभा लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होगी, प्लस प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तब जाके क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगा। और अटल बिहारी जी की जो गवर्नमेंट थी ना, उसमें 50% मेजोरिटी तो थी नहीं उनके पास, तो क्या होगा, उस कारण से जीएसटी ला ही नहीं पाए। और फिर उसके बाद कांग्रेस आ गई, और कांग्रेस तो जीएसटी को वैसे भी प्रमोट ही नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद मोदी जी आए और फिर जीएसटी आया। 2015 से कार्रवाई शुरू हुई, और 2008 सितंबर 2016, 8 सितंबर से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है भाई। छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते होंगे। ऑल दो टैक्स का सबसे बड़ा अमेंडमेंट जीएसटी था। तो कौन जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, जीएसटी 101, कॉन्स्टिट्यूशन में 101वां अमेंडमेंट था। शगुन का नंबर है 101, 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या आया, 101 अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आएगा जीएसटी 101, ठीक है। ये एमसीक्यू बन सकता है आपसे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा था, और अपन ने थोड़ा सा वैट में रिसर्च करी थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सीएसटी क्यों आया, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी, अब ध्यान से सुनना, देखो मजा आएगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट आप ला सकते हो जब 2/3 जितने भी हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ना, हम ही तो भेजते हैं, हमारे नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में जाते हैं और फिर वहां से राज्यसभा, ठीक है। तो 2/3 मेंबर्स अगर हाँ कर दें लोकसभा और राज्यसभा के, तब तो कोई भी डिसीजन पास हो सकता है। तो अब जैसे मोदी जी हैं, एक तरफा राज चल रहा है उनका, तो ठीक है। तो आपको कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मोदी जी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा ही अमेंडमेंट कर दें कि भाई जिंदगी भर बीजेपी ही रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी को तो फॉलो करता है। तो कभी ऐसा ऐसा ख्याल नहीं आया कि ऐसा तो मोदी जी यही बोल दें कि हमेशा मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा देते हैं, अपने ही तो लोग हैं सारे के सारे, मेरे बाद योगी रहेंगे,
योगी जी रहेंगे, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवा दें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं एक बात, क्या होता है कि बहुत एक फेमस केस लॉ है केशव नंदा, ठीक है, केशव नंदा भारती। देखो क्या है, कुछ हिस्टोरिकल डिसीजंस हैं, कुछ हिस्टोरिकल जजमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे इंडिया को डिफाइन करा है। यहां बेंचेस ऑफ जजेस बैठे हैं, खूब सारे जजेस बैठे हैं एक एक बेंचेस पे, ठीक है। उसमें से उन 10 हिस्टोरिकल केसेस में से एक हिस्टोरिकल केस ये है केशव नंदा भारती। ये बहुत बड़ा जजमेंट है। ये जजमेंट ऐसे बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आप अमेंड ही नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकर थे ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो ऑलरेडी सब कुछ सोच के गए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना मतलब इतनी सफाई से बनाया ना उसको, कि ऑलरेडी सब कुछ सोच के गए थे कि इसके साथ क्या क्या खिलवाड़ हो सकता है, क्या क्या छेड़छाड़ हो सकती है। तो इन्होंने बोला है कि ये तो बेसिक चीज है, मतलब इलेक्शन होना, ये सब होना, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। तो कोई सी भी सरकार आके कितना ही चाह ले, इसको बदल ही नहीं सकती। ठीक है, ऑल तो काम का नहीं है एग्जाम के लिए, पर बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो जीएसटी है ना, इंडिया में ड्यूअल सिस्टम है। ड्यूअल सिस्टम कैसे कि सेंटर भी लगाता है, सेंटर का भी कंट्रोल है और उतना ही स्टेट का भी कंट्रोल है, दोनों का कंट्रोल है। ठीक है, कई कंट्रीज में क्या है कि इकलौता एक ही पूरा का पूरा सेंटर लगा दिया। कई कंट्रीज में क्या है कि कंट्रोल तो सेंटर कर रही है लेकिन बांट देती है, फिर कि भाई पैसा ले लिया, फिर ले लो, चलो आप ले लो। पर हमारे इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है। ठीक है, इंडिया को फेडरल स्टेट माना जाता है। तो स्टेट का मतलब ये नहीं कि एक स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है। और फेडरल स्टेट की निशानी होती है कि कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती, सारी गवर्नमेंट बराबर होती हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। ऑल तो फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी सुपीरियर है स्टेट गवर्नमेंट से, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं बात सच भी है, लेकिन हम कोई कोई यूपीएससी पॉलिटी की क्लास तो चल नहीं रही है, तो हम ज्यादा इन डेप्थ जाने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में समझाना था मेरे को जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया कि जीएसटी के अंदर 3 सिस्टम होते हैं। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ, जीएसटी पे करने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जिसको अपन जीएसटी आईएन बोलते हैं। जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जिसको हम जीएसटी आईएन बोलते हैं, जो कि 15 डिजिट्स का होता है। ठीक है, पहले जो 2 डिजिट होते हैं ना, वो स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। देखो जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सच में आप जहां पे भी देखोगे ना, किसी बिल में देखोगे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी भी लगा होता है ना, तो वहां पे भी स्टेट का रोल होता है। मैं बताऊंगा कैसे। अब जीएसटी नंबर है, वहां पे भी सेंटर और स्टेट दोनों मिलके हैं। मिलके कैसे हैं, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है। पहले 2 डिजिट तो स्टेट कोड होता है, हर स्टेट का अपना अपना कोड होता है। फिर आगे की 10 डिजिट क्या होता है, आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर आपका, पैन नंबर जो है ना, इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पैन नंबर इनकम टैक्स के लिए काम आता है, और इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट नंबर 1। ठीक है, स्टेट कोड 2 डिजिट का हो गया, 10 डिजिट का हो गया आपका पैन नंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो गया। और आगे की 3 डिजिट क्या होती है, वो मैं जब आपको आगे फर्दर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे की 3 डिजिट क्या होती है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इंडिया के अंदर आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, आपको आगे हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी छोटी चीजें काम आती रहेंगी। अब सुनना मेरी बात, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, 8। देखो, एक तो है लद्दाख, एक है जम्मू एंड कश्मीर, ये नई बनी थी। ठीक है, चंडीगढ़, सब बुक में लिखा रहेगा, लिखने का जरूरत नहीं है कुछ। दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर एंड नागर हवेली, अभी एक ही हो गए। ठीक है, और अंडमान। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। स्टेट तो है 28। अब पता है क्या हुआ,
ये जो यूनियन टेरिटरीज, अच्छा एक बात मुझे बताओ, कभी किसी को ये समझ में आया कि इनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बोलते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि स्टेट ये हो गए, यूनियन टेरिटरीज ये हो गए। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मतलब क्या है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नाम ही क्यों दिया, स्टेट क्यों दिया? जैसे राजस्थान एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, ठीक है, पर जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसा क्यों किया? कभी दिमाग में नहीं आया ऐसा कि अलग अलग क्यों किया? आप अपन हर चीज पढ़ें लेकिन कभी दिमाग में ऐसे सोचे नहीं इन डेप्थ जाके कि इसको ऐसा ही क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। देखो स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां पे सेम कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, सेम कल्चर के, स्टेट का मतलब वो होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको जैसे मराठी लोग ही ज्यादा मिलेंगे, है ना, राजस्थान में आपको मारवाड़ी लोग ज्यादा मिलेंगे, पर यूनियन टेरिटरीज क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉस कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जहां पे रहते हैं क्रॉस कल्चर के लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत? अब जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए मैंने आपको बताया सीजीएसटी और एसजीएसटी दो तरह के टैक्स लगते हैं। एसजीएसटी मतलब स्टेट वाला टैक्स, ठीक है, और सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जीएसटी में आपको बताऊं जितना भी जीएसटी लगता है ना, उसमें 50% हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और 50% हिस्सा किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। दोनों की क्या है? अपनी अपनी हिस्सेदारी बटी हुई है, ठीक है। 50% हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और 50%, ये आपको याद नहीं करना कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं क्या है, बस अभी मैं जो बोल रहा हूँ जितना काम आएगा वो सुनना। 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, 50% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरीज, इन यूनियन टेरिटरीज में पता है क्या होता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊं, फिर भी दिल्ली के अंदर अलग से सीएम है, दिल्ली का अलग से सीएम है, ठीक है। वहां पर बाकी आप जैसे पौंडीचेरी के अंदर अलग से सरकार है, बाकी आप दूसरे यूनियन टेरिटरी देखोगे ना, बाकी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अलग से गवर्नमेंट है, बाकी आप यूनियन टेरिटरीज देख लोगे अगर, तो उनके अंदर अलग से गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है, वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। चंडीगढ़ में कौन सा मुख्यमंत्री? कोई मुख्यमंत्री नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो उन यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ही चला रही है। तो अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लगाएंगे, आधा पैसा स्टेट का हो गया, आधा पैसा सेंटर का हो गया, दोनों का आधा आधा 50-50 बटेगा, राइट। अब यूनियन गवर्नमेंट का क्या करेंगे? ये यूटी जीएसटी है ना, ये जो इतने मैंने आपको 8 यूनियन टेरिटरीज बताए, इनका क्या करें? तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि हमें ना यूटी जीएसटी लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे एक यूनियन टेरिटरी लिखना मिस हो गया क्या? कोई लिख रहा है 8 होती है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। 8 यूनियन टेरिटरी होती है टोटल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो जीएसटी के अंदर जितना भी पैसा जाएगा ना, स्टेट और सेंटर दोनों का रिजेम्बलेंस था, दोनों का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अब दोनों जिंदगी भर जो भी काम करेंगे ना साथ में करेंगे, इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा सबका। तो इन्होंने क्या बोला कि जितना भी पैसा आएगा ना जीएसटी का, वो आधा सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है, लेट्स सपोज जैसे राजस्थान में मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं जयपुर में रहता हूँ और मैंने उदयपुर में किसी को सप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? मैं जीएसटी का बिल कैसे बनाऊंगा कि देखो भैया आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, आधा तेरा आधा मेरा, 9 लेट सपोज 18% जीएसटी, तो 99% जीएसटी लगा देंगे, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं किसी यूनियन टेरिटरी में रहता हूँ, चंडीगढ़ से सामान गया चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में, अब क्या लगाऊं मैं? तो वैसे देखा जाए तो चंडीगढ़ को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है, तो क्या खाली सीजीएसटी लगा के काम चला दें क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अभी भी आप सीजीएसटी और यूटी जीएसटी दोनों लगाओ। यूटी जीएसटी इसलिए लगाओ, सुनना मेरी बात, कि वो जो यूटी जीएसटी का पैसा आएगा ना चंडीगढ़ के नाम पे, वो सिर्फ चंडीगढ़ के लिए ही काम आए। ऐसे तो मान लो कि अपन बोलते हैं कि सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। अब जो पैसा सीजीएसटी के नाम पे जा रहा है ना, सीजीएसटी के नाम पे, फीलिंग समझना, जो पैसा सीजीएसटी के नाम पे जा रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी खर्च कर सकती है, पुल बनाए, रोड बनाए, कुछ भी करे, ठीक है। अगर मान लो हम चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में सप्लाई होती है और उस पर भी सीजीएसटी लगा देते, क्योंकि हम बोलते कि भाई चंडीगढ़ को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है पूरा का पूरा, तो फिर ये स्टेट एसजीएसटी तो लग नहीं सकता क्योंकि स्टेट ही नहीं है चंडीगढ़, तो ठीक है। तो अब क्या करें? खाली सीजीएसटी लगा दें? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं,
आप एक काम करो, सीजीएसटी तो लगेगा लगेगा, साथ में यूटी जीएसटी लगेगा, वरना अगर गवर्नमेंट खाली सीजीएसटी वसूल लेती ना तो चंडीगढ़ के लिए जो पैसा है ना वो चंडीगढ़ के ऊपर लगता ही नहीं। तो अभी अब चंडीगढ़ के अलग से बता दिया कि भाई इसके लिए, इसलिए यूटी जीएसटी आया, ठीक है, इसलिए क्या आया, यूटी जीएसटी भी आया। अब जीएसटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है, जीएसटी पर्पस के लिए गवर्नमेंट, आपको इतना समझ में आया जो मैं बोला यूटी जीएसटी क्यों आया? ऑल्दो यूनियन टेरिटरी, नाम ही यूनियन मतलब सेंटर, कि सेंटर की टेरिटरीज, देखो नाम ही सब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, अपन बोलते ना तो है सेंटर की टेरिटरीज, बट फिर भी यूटी जीएसटी लगाया क्योंकि जो आधा पैसा आएगा ना वो सिर्फ उसी टेरिटरी के लिए काम आए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, 8 यूनियन टेरिटरीज है लेकिन, और 28 स्टेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये 28 तो ठीक है, प्लस 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि दिल्ली, ठीक है, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये हैं तो यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इसको जीएसटी के लिए आप स्टेट ही मानो। तो आज से अपन जीएसटी में कितने स्टेट मानेंगे, 31 स्टेट्स, ठीक है, 30, ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन जीएसटी के हिसाब से आज से हम 31 स्टेट ही मानेंगे जीएसटी के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। तो अब से क्या होगा, जीएसटी, अब जैसे सपोज करो सामान दिल्ली में सप्लाई किया हमने, तो फिर दिल्ली में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, दिल्ली में यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर में सप्लाई किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे, यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि स्टेट ही है जीएसटी के हिसाब से, ठीक है, इनको अलग ही, इनकी अलग ही सरकार है, सब कुछ अलग ही चलता है इनका, ऑल्दो इनको बोलते हैं, ठीक है, इनका सब कुछ अलग ही है, वहां की दिल्ली की गवर्नमेंट है तो वो स्टेट पूरा मैनेज कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। अब इस पे भी बहुत लंबी कहानी है कि मैं वैसे तो मैं आपको बता दिया कि इनके अलग सरकारें चलाते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत लंबी कहानी है कि इनको ऐसा ही क्यों बोलते हैं, पर वो कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे कोर्स से रिलेटेड। फिर वो जो होते हैं ना, जैसे पहले 200 250 घंटे क्लास चलती थी, फिर अगर वैसी बनानी हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब वो मतलब नहीं है, ठीक है, आप इतना पढ़ लिए भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो जीएसटी को लाने में थोड़ा रिलेक्टेंट थे, और एज पर ह्यूमन टेंडेंसी आपको भी पता है कि कोई भी नई चीज आती है तो थोड़ी घबराहट होती है, डर लगता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को तो न्यू कोर्स से ही थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी, है ना, तो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो भी एम्प्लॉयज को घबराहट होती है कि हम रिप्लेस ना हो जाए, तो ये तो पूरा का पूरा न्यू टैक्सेशन सिस्टम ही नया आ रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि देखो भैया, हम अल्कोहल जो होगा ना वो जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर रखेंगे, और पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट हैं उन पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा, फ्यूचर में कभी हम बताएंगे तो जीएसटी लगेगा, और बाकी के आइटम्स पे आप जीएसटी लगा लो। तो आज की डेट में अल्कोहल बिल्कुल जीएसटी से बाहर है, और पेट्रोलियम के जो 5 प्रोडक्ट थे ना उन पे अभी जीएसटी नहीं लगता, बट फ्यूचर में किसी डेट से जीएसटी लगेगा। कल हमने इसका क्वेश्चन भी देखा था। आज चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे, जैसे सप्लाई चैप्टर करेंगे उसके साथ के साथ ही क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। अब आगे सुनना मेरी बात ध्यान से। अब जीएसटी के लिए अंदर आपको मैंने बताया कि 2 मॉडल होते हैं, ड्यूल मॉडल पे बेस्ड है जीएसटी, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल रूल है, राइट। अब जीएसटी के अंदर कोई भी डिसीजन लेने हो ना तो उसके लिए एक बॉडी बनाई जिसका नाम रखा जीएसटी काउंसिल, कि बोले जीएसटी से रिलेटेड एक्स वाई जेड कोई से भी डिसीजन होंगे। सर कैसे डिसीजन होते हैं, मतलब कि भाई किस स्टेट को एग्जम्पशन देनी है ना, एग्जम्पशन मतलब कि किसी पर्टिकुलर आइटम में उस पर जीएसटी लगाना ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी जीएसटी में, अच्छा रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्यों जरूरत है, एक बात समझना मेरे को, एक थ्रेशोल्ड लिमिट का कॉन्सेप्ट सुना है आप लोगों ने कभी जीएसटी के अंदर, कि भाई बेसिक थ्रेशोल्ड, कि जिसका टर्नओवर मान के चलो 20 लाख रुपए तक है तो उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, मैं आपको बताऊं। बेसिक लिमिट तो इनकम टैक्स तक में भी है। एक बात बताओ, कोई सब्जी वाला भैया है, वो सब्जी बेच रहा है और वो साल का 3 या 4 लाख रुपए की उसकी सेल है, तो क्या आप उस पर जीएसटी लगा सकते हो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या आप उसको बोल सकते हो कि भैया आप रिटर्न भरो, ठीक है, और जीएसटी में तो वैसे भी टैक्स मंथली देना पड़ता है, ठीक है, या क्वार्टरली, तो फिर वो क्या मंथली हर महीने क्या सीए को पैसा देगा क्या? तो बिल्कुल फीजिबल ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने कोई मेहरबानी नहीं की आप लोगों पे कि भाई आप लोगों को 20 लाख रुपए की लिमिट दे दी, वो कोई मेहरबानी कर दी हो, नहीं, मजबूरी है इनकी। इसका मतलब तो कोई भी जना कोई भी सेल करेगा तो उसको पहले जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा तभी वो काम कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेट्स सपोज मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मैंने बोला कि चलो ये करके देखते हैं बिजनेस, 10 दिन बाद मुझे लगा कि फ्लॉप है, तो थोड़ी है कि मैं बिजनेस शुरू करने से पहले जीएसटी लूंगा फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाऊंगा और ये सब करूंगा, ये नहीं हो सकता।
तो एक बेसिक थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट दी है। ठीक है, तो जो कौन डिसाइड करेगा बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि भाई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी, बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी, किस स्टेट में कौन कौन से प्रोडक्ट पे कुछ स्पेशल बेनिफिट देना हो। लेट्स सपोज कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो बोलते हैं ना चलो इन इन प्रोडक्ट्स पे बेनिफिट दे दो लोगों को थोड़े टाइम के लिए। दूसरा, किस किस प्रोडक्ट पे कंप्लीटली एग्जम्पशन देनी है, जैसे मान लो पढ़ाई पे एग्जम्पशन देनी है लोगों को, या कुछ जनरल एग्जम्पशन होती है ना जो हर किसी के लिए, अपन आगे देखेंगे। ठीक है, वो किस किस के लिए देनी है वो जीएसटी काउंसिल बताएगा। जीएसटी काउंसिल रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होगी वो बताएगा। कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब कि भाई ये स्टेट तो ऐसे हैं कि इन पे पूरे इंडिया जैसे रूल्स नहीं लगेंगे, थोड़े अलग रूल लगाने पड़ेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब जीएसटी में एक्स वाई जेड कुछ भी डिसीजन लेना होगा वो जीएसटी काउंसिल ही लेगा। अब जीएसटी काउंसिल कौन होता है, जीएसटी काउंसिल एक बॉडी होती है, वो क्या करती है कि जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है। इतना आपको समझ में आया। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर लोग कौन कौन से होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर के भी लोग होते हैं और स्टेट के भी लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, अब ध्यान से सुनना है। जो जीएसटी काउंसिल मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसकी बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो जब भी मैं बोलूँ ना कि यहाँ पे आपको फोकस हो जाना है तो एकदम फोकस के साथ देखना आप। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, पहली बात सेंटर के भी लोग होते हैं और स्टेट के भी लोग होते हैं। अब सेंट्रल में कौन होता है जीएसटी काउंसिल के अंदर, तो सेंट्रल में सबसे पहले तो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है आपका, इसका मेंबर होता है जो कि अपने अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। दूसरा कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यूनियन मिनिस्टर ही होता है पर उसके पास चार्ज स्टेट का होता है। ठीक है, वो सारे स्टेट का मैटर संभालता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर से जस्ट नीचे वाली पोस्ट पे होता है, वो सारे स्टेट का मैटर संभालता है। ठीक है, शायद एट प्रेजेंट पंकज चौधरी हैं मेरे ख्याल से, देख लेंगे कोई काम करने के कि कौन है कौन नहीं है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गई तो निर्मला सीतारमण जी, यूनियन मिनिस्टर जो सारे स्टेट्स का चार्ज संभालता है। और हर स्टेट अपने एक मेंबर नॉमिनेट करता है, हर स्टेट क्या करता है अपने मेंबर भी नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो 3 तरह के लोग हो गए स्टेट नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब स्टेट किसको नॉमिनेट करता होगा, अपने यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देता होगा, डिप्टी सीएम को नॉमिनेट करता होगा। जैसे राजस्थान के अंदर तो फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम एक ही है, अशोक गहलोत जी ही फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो स्टेट नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर ये सारे लोग बैठ जाते होंगे। अब सुनना मेरी बात, अब लेट्स सपोज आईसीआई है, जैसे ध्यान से समझना, एकदम देसी एग्जांपल लेते हैं। न्यू स्कीम लानी है नहीं लानी, ये कोई एक बंदा डिसाइड करता होगा क्या, नहीं। तो आईसीआई के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बैठेंगे ऐसे गोल चेयर में, पानी की बोतल आगे रखेंगे, खाना पीना खाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद मजाक कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा वो डिसाइड होगा कि क्या करना है। तो कैसे डिसाइड होता होगा, कोई वोट चलते होंगे कि भाई हाँ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, हाथ खड़े करो, है ना, ऐसे कुछ चलता होगा, कुछ तो सिस्टम होता होगा। तो अपन बोले जीएसटी के काम, अब से सपोज करो एक मुद्दा आया कि भाई लेट्स सपोज कि मिजोरम एक स्टेट है, अब उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेट्स सपोज ये पेन है, बच्चों के लिखने के काम में आता है। ठीक है, तो इस पेन पे कोई बेनिफिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। स्कूल हॉस्पिटलों की फीस पे कोई मुद्दा आया, मान लो कोई भी, सब लोग बैठ गए, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब डिसीजन कैसे लेते होंगे, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, इनकी औकात नहीं है कि डिसीजन ले लें। ये क्या करते होंगे, ये प्रपोजल आगे भेजते हैं सरकार को। ठीक है, ऑल तो देखा जाए तो सरकार ही यही है क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठी है, लेकिन ये प्रपोजल आगे भेजते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है उसको। पर ऐसा ही होता है कि ये जो भी प्रपोजल आगे भेजते हैं ना वो अप्रूव हो ही जाता है। कुल मिला के जीएसटी काउंसिल तो एक प्रपोजल बना के भेजता है। प्रपोजल कैसे बनाते हैं, मतलब ये लोग, कुल मिला के जीएसटी काउंसिल जो डिसीजन लेता है वो हो ही जाता है प्रूफ। ठीक है, तो अब जैसे न्यू स्कीम के लिए भी आईसीआई एमसीए को भेजेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, पर डिसीजन तो इस लेवल पे होगा, तो ये जीएसटी काउंसिल भी मैटर को फिर आगे भेजती है, बट अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि अप्रूव हो ही जाता है। तो अब ये भेजते कैसे हैं, मतलब डिसीजन कैसे होता है, अब समझना मेरी बात। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कितना हो गया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया आपका एक, निर्मला सीतारमण जी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी एक हो गया, और स्टेट नॉमिनेटेड मेंबर कितने कितने मेंबर्स थे अपने स्टेट नॉमिनेटेड, 31, तो टोटल 33 मेंबर्स हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर यूटी जीएसटी कहाँ गए, अरे नालायकों, यूटी जीएसटी को तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है ना, तो हो गए ना, यूटी जीएसटी का भी यही सोचेंगे कल्याण के बारे में। वो यूटी जीएसटी को अलग से कोई मेंबर कहां से लाए इनके लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मैनेज करती है उनको। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 33 मेंबर्स हो गए। अब डिसीजन क्या है बोला गवर्नमेंट ने, ऐसा बोला कि जितने भी मेंबर्स है ना उसमें से अगर
75% लोग 75% लोग किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देंगे। 75% लोग अगर किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। 75%, 3/4 लोग। ठीक है, पहला सवाल ये आता है कि मीटिंग स्टार्ट होने के लिए कितना कोरम चाहिए। कोरम मतलब कि इतने लोग आएंगे तभी मीटिंग शुरू होगी, अदरवाइज मीटिंग शुरू ही नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि जितने भी मेंबर्स है ना टोटल, उसके आधे तो कम से कम आने ही चाहिए। कम से कम आधे या उससे ज्यादा ही लोग आने चाहिए, उसके बिना मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। 50% से तो कोरम शुरू होता है। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सब आपसे, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। अभी तो समझ लो, जिंदगी भर या कभी इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 50% लोग अगर प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग शुरू होगी। अब लेट्स सपोज 50% से प्लस का ज्यादा लोग प्रेजेंट थे, कोरम अप्रूव हो गया, कोरम हो गया, तो अब मीटिंग बैठेगी। अब मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उसके अगर 3/4 लोग, भाई जो बैठे हैं वही तो वोट देंगे, तो जितने लोग बैठे हैं उसके 3/4 लोग अगर किसी डिसीजन के फेवर में हाँ कर देते हैं तो वो डिसीजन पास हो जाएगा। अब आप समझना मेरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या सोच रहे होंगे, भैया हमारे तो फिर 2 ही वोट हुए, ऐसे तुम्हारे 31 वोट हुए, तो हमारी फिर इज्जत ही क्या रह गई। भाई घर में कोई मान लो 10 बच्चे हैं और एक दादाजी है, अब 11 लोग हैं, उनको मिलकर कोई डिसीजन लेना है। अब जब सबका वोट का वेटेज बराबर होगा तो दादाजी की इज्जत क्या हो गई, फिर काई बात के दादाजी होगी। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना उसके वोट का वेटेज होगा 1/3, टोटल वोट के वेटेज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज होगा 2/3। मतलब अगर इन दो लोगों ने हाँ कर दी, देखो ये दो लोग तो एक ही टीम के सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर ये हाँ कर देंगे तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि 33% की सहमति मिल गई, 33.33% की सहमति मिल गई। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी डिसीजन पास करने के लिए कितने की आपको हाँ चाहिए, 75% लोगों की हाँ चाहिए। अगर इन दो लोगों ने हाँ कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि 33.33 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात कि रूल कैसे रूल बनाया है इन्होंने। ये 3/4 ही क्यों लिखा, ये 3/4 पता है इसलिए लिखा कि अगर कोई भी डिसीजन पास करना हो ना तो 75% की मेजोरिटी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट का वेटेज कितना है 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 2/3। 1/3 मतलब 33.33 और 2/3 मतलब 66.67। ये वोट का वेटेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 का जो है ना नंबर टच करने के लिए अगर सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट मिल जाएं, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट ये बोल देगी हाँ जी हमारी तो हाँ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हाँ नहीं बोले तो डिसीजन पास नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज 66.67 ही है। तो ये जानबूझ के ऐसे बनाया कि भाई जीएसटी ड्यूअल मॉडल पे बेस्ड है ना, कि सेंटर और स्टेट हाथ में हाथ डाल के चल सके। इसका मतलब ना तो स्टेट की मनमानी चलेगी ना सेंटर की मनमानी चलेगी, इसलिए ऐसे बोला कि कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 75% की मेजोरिटी होना जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेट का वेटेज कितना है 2/3, सेंटर का कितना है 1/3। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब अपन थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं। अगर मान लो मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं और कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसी बात है जिसके लिए सारे स्टेट वाले कह रहे हैं कि भैया हाँ है हमारी तो, पर सेंटर मना कर रही है, तो क्या वो डिसीजन पास हो सकता है? नो। चलो दूसरे केस पे आते हैं कि मान के चलो सेंटर बोल रही है हाँ हमारी हाँ है, लेकिन सारे स्टेट मना कर रहे हैं। अब देखो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बैठी है ना, लेट्स सपोज बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ऐसा होगा क्या कि वो किसी स्टेट में नहीं हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, स्टेट में तो होगी ही होगी। तो अब अगर अपन थोड़ा और इन डेप्थ जाएं, आप समझना, मान के चलो टोटल वोट कितने चाहिए थे, 75% का वोट चाहिए था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दी है, मतलब 33.33 की हाँ मिल चुकी है। तो अब कितना बचा, कितनों की और हाँ करवानी है? तो इन्होंने बोला 75 में से 33.33 की हाँ हो गई, तो 41.67 और परसेंटेज चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी ना उसका वेट कितना था। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से काम का नहीं है, पर मैं इस तरीके समझा रहा हूं कि अब जिंदगी में कोई भूल ना पाओ, रटना ना पड़े। एंड में मैं उन लोगों के लिए समझा दूंगा कि जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको क्या करना है। नंबर दोनों के पूरे आ जाएंगे, लेकिन समझना मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 75% की मेजोरिटी चाहिए।
33.33 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, स्टेट की कितनी बची 41.67%। अगर स्टेट वाले लोग हाँ कर देते हैं तो डिसीजन पास हो जाएगा। अब टोटल स्टेट का वेटेज वोट कितना था 66.67, तो स्टेट का टोटल सारे स्टेट्स का मिला के इतने की वोटिंग कैपेसिटी थी स्टेट्स की, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। अब टोटल स्टेट्स कितने हैं जीएसटी के हिसाब से 31, तो एक स्टेट की कितनी हो गई लगभग लगभग देखा जाए तो 66.67 डिवाइड बाय 31, मतलब देखा जाए तो 2.15% एक स्टेट की कैपेसिटी है। मतलब एक स्टेट का रोल कितना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कितना है 33.33 का रोल है ना, ऐसे एक स्टेट का रोल कितने का आ गया 2.15। सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज हो गया 33.33, महाराष्ट्र का 2.15, राजस्थान का 2.15, सबका 2.15 हो गया। अब चाहिए कितना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ भी कर दे तो 41.67 चाहिए, ठीक है 41.67 चाहिए, और इसको डिवाइड करो 2.15 से, मतलब 19.38, मतलब इक्वलेंट टू अगर मैं कहूं तो 20 हो गया। मतलब लगभग लगभग अगर 20 स्टेट गवर्नमेंट हाँ कर दे और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कर दे, ठीक है, अगर 20 स्टेट गवर्नमेंट हाँ कर दे और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कर दे तो आप कोई सा भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल में पास करवा सकते हो। और आज की डेट में अगर अपन देखें तो 20 से ज्यादा स्टेट में तो बीजेपी है, ठीक है। तो भैया आज की डेट में बीजेपी के पास इतनी पावर है कि वो कोई सा भी डिसीजन पास करवा सकती है। आपको मैथमेटिक्स किस किस को समझ में आई ये बताओ मेरे को आप, ठीक है। अब लिखा क्या है लॉ में मैं आपको बताता हूं, देखो कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि यार आईजीटी आसान है, रिवीजन वीडियो देके काम चला लेंगे, आपकी नॉलेज बेस डेवलप हो ही नहीं सकता। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये तो पेपर चलो आसान आ रहा है, पेपर कितना भी आसान आ जाए तो भी आपके 55 आएंगे ना, तो जो क्लास वाला है उसके 75 आएंगे। मैं नहीं बोल रहा क्लास पर, मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ती है, चाहे मेरे से नहीं किसी से भी लो, पर वो बढ़ता है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं आ सकती जो एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसके अंदर होती है, ठीक है। अब देखो लॉ में क्या लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं। ये बुक मे अटेम्प्ट वाली है जो मैं अभी रेफर कर रहा हूं, आपके पास जो आएगी वो नवंबर वाली आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट का क्या है, मर्जर है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस द मेंबर, और हर स्टेट के नॉमिनेटेड लोग। कोरम मतलब मीटिंग शुरू करने के लिए कितने लोग चाहिए, तो बोले 50%, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इतना तो कोरम चाहिए। डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसके 3/4 लोग अगर हाँ कर दें किसी डिसीजन के फेवर में, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अगर 3/4 लोग हाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, डिसीजन आप ले सकते हो। अब वोटिंग पावर कैसे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की 1/3 होगी और स्टेट गवर्नमेंट की 2/3 होगी। लॉजिक आप समझ गए कि 1/3 2/3 क्यों किया, 1/3 और 2/3 इसलिए किया क्योंकि कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 3/4 की मेजोरिटी चाहिए। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली कुछ कर सकती है ना स्टेट गवर्नमेंट अकेली कुछ कर सकती है, दोनों अगर हाथ में हाथ डाल के ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ही काम आगे चलेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात आप। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंड, अब आपको है ना ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिसीजन के लिए 75% चाहिए, 1/3 2/3 चाहिए। कभी सपोज करो दिमाग में से ख्याल भी आ गया कि यार 3/4 था या 2/3 था, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा यार 2/3 तो हो ही नहीं सकता, वरना तो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है। अब आपको लगेगा कि यार 3/4 था, सो दैट स्टेट और सेंटर दोनों मिलाकर डिसीजन लेंगे तो ही डिसीजन ले सकते हैं, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी भी आपको, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस क्या क्या होती हैं, तो जीएसटी काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकता है, बच्चे इसको रटते हैं एग्जाम में, दो बार क्वेश्चन आ चुका, यार क्या क्या करता था जीएसटी काउंसिल, अरे पागल हो गया, जीएसटी में कुछ भी डिसीजन लेना हो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है। जब हम पूरा जीएसटी पढ़ लेंगे ना तो इस वाले क्वेश्चन का तो रेलिवेंस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही कर लोगे, क्योंकि आपको पता है जीएसटी में क्या क्या होता है, तो आप वैसे ही लिख के आ जाओगे। एक बार फिर भी अपन पढ़ लेते हैं कि जीएसटी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो इधर देखो, द टैक्सेस सेस एंड सरचार्ज, ठीक है। कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे कि कैलकुलेशन करके बताओ ना, बस एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा मैक्सिमम मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आया तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि कोरम कितना है, डिसीजन कब ले सकता है, और वोट वेट कितना होता है सेंटर स्टेट का, ये 3 एमसीक्यू बन सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं और उनकी रिकमेंडेशंस लिखो। लेट्स सपोज मेंबर्स लिखो और उनकी 2 रिकमेंडेशन लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 नंबर तो मेंबर लिखने के हो गए और 2 रिकमेंडेशन, या फिर राइट 5 रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल,
क्या राइट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब क्या बताया, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन क्या क्या होती है। ठीक है, तो द टैक्सेस सेस लेवी, कितना टैक्स लगाना है, क्या टैक्स रेट होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा, राइट। किन किन गुड्स पे एग्जम्पशन देनी है, कौन जरूरी गुड्स है जिन पे एग्जम्पशन ही देनी है, ठीक है, वो भी क्या कर देंगे अपन, वो भी जीएसटी काउंसिल बताएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी कि भाई इसके बिना जीएसटी लगाना ही पॉसिबल नहीं है, हर स्टेट वाइज डिसाइड होती है वो, कई स्टेट में 10 लाख है, कई स्टेट में 20 है, गुड्स के केस में कई जगह 40 लाख भी है, जनरली हम 20 लाख ही बोलते हैं, आप आगे जाके देखोगे, ठीक है, 10 20 40 ऐसा सब चलता है। क्या क्या रेट्स हो सकती हैं ये सब, एनी स्पेशल रेट, कोई डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो जीएसटी काउंसिल क्या क्या डिसीजन ले सकता है, वो भी अपन वो भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ही है। या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, जीएसटी काउंसिल बताएगा, या फिर एनी अदर मैटर, कोई भी दूसरा मैटर है वो भी जीएसटी काउंसिल बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है नहीं है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस बैच के कई बच्चे आके बैच देख रहे हैं, मैंने कल ऐसा डेमो वीडियो के नीचे कमेंट में पढ़ा, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि वो बॉन्ड बन पाया, है ना, और इस बैच के साथ भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर वही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन दिमाग में बैठ गए। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अभी के अभी दिमाग में 3-4 पॉइंट आ जाने चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से होंगे, एग्जाम्पशन किन चीज़ों को मिलेगी, टैक्स रेट क्या होगी, है ना, और बस अगर कोई डिजास्टर वगैरह हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो कोई स्पेशल कुछ डिसीजन लेना हो तो ले सकते हैं, ये जीएसटी काउंसिल बताता है और कुछ नहीं। अगला सवाल ये आता है कि अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। तो ये क्या करेंगे कि जैसे लेट्स सपोज इन्होंने क्या करा है कि एक बॉडी ऐसी बनाई है जो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी, एक बॉडी ऐसी बनाई है जो इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। जैसे डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है, मान लो मीटिंग चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लड़ पड़े, एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथापाई मतलब लड़ पड़े, है ना, वो थॉट्स मैच नहीं हो रहे, कुछ भी हो रहा है, तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास भी जा सकते हैं। तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। दूसरा, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, लेट्स सपोज क्या हुआ, लड़ाई चल रही है, कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट और आमने सामने लड़ाई हो गई स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लड़ पड़े, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान स्टेट और 2-3 अलग स्टेट एक साथ हो गए, बाकी दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ हो गई, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट तो एक साथ हो गए और बाकी स्टेट एक साथ हो गए, उनके बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो भी फिर लड़ाई हो सकती है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट अराउजिंग आउट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, आपस में स्टेट ही लड़ पड़े, है ना, बिल्कुल मारपीट हो गई वहीं मीटिंग में, तो भी क्या होगा, आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो। क्लियर है नहीं है, यहां तक आपको समझ में आया। अब एक बात और लिखिए, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ, कि जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन इनवैलिड नहीं माना जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनी वेकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल। आप समझना मेरी बात, लेट्स सपोज मीटिंग शुरू हो रही थी, अब जो महाराष्ट्र वाले थे ना, गुजरात वाले थे ना, लेट्स सपोज गुजरात वालों को हटा देते हैं, मान के चलो कि हरियाणा वाले जो थे ना, हरियाणा वाले, अब उनका मेंबर आने में थोड़ा लेट हो गया, तब तक मीटिंग शुरू हो गई, वो चिल्ला रहा है, अरे कैसे शुरू कर दी मीटिंग मेरे बिना, डिसीजन कैसे ले लिया, अरे भैया कोरम पास हो गया, डिसीजन ले लिया, आप नहीं आए तो नहीं आए, ये नेतागिरी नहीं चलेगी, तो जो डिसीजन हो गया वो फाइनल है। तो एनी वेकेंसी और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, अब कुछ नहीं कर सकते, हो गया, ठीक है। दूसरा, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के अंदर जो मेंबर है ना, अब लेट्स सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मेंबर के अंदर ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, अब गलती से मान लो कि कोई ऐसा एक मेंबर था जो गलती से कोई वो मेंबर नहीं होना चाहिए था लेकिन वो मेंबर है, मतलब एक है, मान लो ऐसा, अब सभी लोगों ने मिलकर डिसीजन पास कर लिया, अब आप इस बेसिस पे डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते कि भाई एक मेंबर में गड़बड़ी चल रही है, सब लोगों ने मिलकर लिया है, ठीक है, तो आप इस बेसिस पे उस डिसीजन को वो नहीं कर सकते। तीसरा,
एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल, जैसे मान के चलो कि सभी ने डिसाइड किया था कि आज सुबह 10 बजे मिलेंगे और 10 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन मीटिंग शुरू हो गई 9:50 पे ही, तो आप इस बेसिस पे लड़ाई नहीं कर सकते कि भाई अब सारा जो भी डिसीजन ले लिया आपने वो गलत है, क्योंकि आपने मीटिंग ही 10 बजे का बोला था लेकिन 10 मिनट पहले शुरू कर दी। आप इस बेसिस पे क्या कर सकते हो, इस बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते ये डिसीजन गलत है, ठीक है। ऑल्दो इतना काम का नहीं है ये, काम का जो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है वो यही है कि जीएसटी काउंसिल में लोग कौन कौन से होते हैं, कोरम, वोटिंग पावर, ये और इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें पढ़ाना सारा मेरा काम है। साथ के साथ ये भी मेरा बताना काम है कि क्या क्या चीजें काम की हैं और एग्जाम में क्या क्या आएंगी, और वही क्वेश्चंस आप देखोगे आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक के अंदर हमारे आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर के, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, स्टडी मैट के क्वेश्चंस सब कुछ कवर है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इनको आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट्स प्लस जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल पे होगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल क्लियर है या नहीं, हर किसी को समझ में आया नहीं आया, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल समझ में आया हर किसी को? शैल वी मूव अहेड, एक बार आप कंफर्मेशन दे दोगे तो आगे बढ़ेंगे, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी मार देना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट नहीं। अच्छा एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने, सभी लोगों ने, आप फाइनल में हो इसलिए सभी लोगों ने ऐसा तो सुन ही रखा होगा। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, जीएसटी जो है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। सर गुजरात को क्यों हटाया? भाभी जी गुजरात से हैं क्या? मोदी जी गुजरात से हैं इसलिए, ठीक है। तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे लगता है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब यह है, समझिएगा मेरी बात को। लेट्स सपोज मैंने सेल करी जयपुर से दिल्ली, तो डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि अब दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स क्यों मिलना चाहिए? गवर्नमेंट ये मानती है कि भाई लेट्स सपोज जयपुर में रहता हूं मैं और मैंने सेल करी शिवम को, अब जो शिवम है ना वो रहता है दिल्ली में, तो गवर्नमेंट ये मानती है, दिल्ली गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई शिवम को छोटा सा था, ऐसे गोदी में खिलाया हमने, बड़ा हुआ पैसे कमाने लगा, ठीक है। तो अब खर्चा कर रहा है, तो जब खर्चा कर रहा है तो उस पर टैक्स का हक भी तो हमारा बनता है। आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, अब आप कमाओगे तो हक तो उन्हीं का बनेगा ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी गोदी में खेला है ना। शिवम बोला नहीं आपके में नहीं। गवर्नमेंट बोली नहीं भाई तू खेला है, तेरे को पता नहीं है, तू खेला है हमारी गोदी में, और तू जितना कमाएगा उस पर टैक्स भी तो हम ही लेंगे ना। तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है, मतलब अगर राजस्थान से सप्लाई हो रही है ना दिल्ली, तो आधा टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा ही मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइक तुम कहीं से भी सप्लाई करो, कुछ भी करो तुम, हमारा तो आधा फिक्स है भैया, तुम गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं, बोले आधा तो हमारा फिक्स है, मतलब अब बाकी तुम तुम्हारा देखो। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे जीएसटी चलता है। ऑल्दो इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो बताता है कौन सी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे वो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात। डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट का ना एक फायदा और भी था। फायदा ये था इसका कि अगर आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हो, लेट्स सपोज आप इंडिया से, अच्छा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है नहीं करना चाहती? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, ठीक है। अब इंडिया से कोई सामान हमने जापान एक्सपोर्ट करा, तो अगर डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि टैक्स लगेगा जापान में। डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है, या आप आगे जाके भी देखोगे कि एक्सपोर्ट पे टैक्सेस है ही नहीं, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फ्रूटफुल है, ठीक है। अब अगर आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने जापान से इंडिया में इंपोर्ट करा, तो अब डेस्टिनेशन क्या हुआ? अब इंडिया हो गया, इंपोर्ट पे टैक्सेस लग गए। तो ये क्या जो है ना, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है जीएसटी, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात ध्यान से। जीएसटी के अंदर मैंने आपको बताया
जो जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी आईएन, वो आपको स्टेट वाइज मिलता है। हर स्टेट का कोड लगा हुआ होता है, आप किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हो। अब आप बिल्कुल फोकस के साथ सुनना ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे तभी आगे की चीजें अच्छे से मजे में समझ में आएंगी। ठीक है, जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है। जीएसटी आईएन आपको मैंने बताया। अब जीएसटी का जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान से सेल करता हूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब राजस्थान में रजिस्ट्रेशन का लेने का मतलब यह है कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा सकता हूं उस जीएसटी नंबर के हिसाब से। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा सकता हूं, पर मैं यूपी गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं करा सकता। यूपी गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने के लिए मेरे पास यूपी का जीएसटी नंबर होना चाहिए। दिल्ली में जीएसटी जमा कराने के लिए मेरे पास दिल्ली गवर्नमेंट का जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा के लिए हरियाणा का होना चाहिए। तो जीएसटी नंबर जो होता है ना, वो स्टेट वाइज मिलता है आपको। ठीक है, आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो? भैया हम राजस्थान में रजिस्टर्ड है। आप कहाँ पे? हम हरियाणा में। आप कहाँ पे? हम दिल्ली में। हम महाराष्ट्र में। ऐसे होता है। ठीक है, अब एक बात सुनना ध्यान से। लेट्स सपोज कि मैं सप्लाई कर रहा हूं मुंबई टू पुणे। ठीक है, ये सेम स्टेट हो गया महाराष्ट्र। सेम स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। तो इस केस में क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब टैक्स मिलेगा पुणे को, पुणे मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्या होगा, और सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, तो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो सीजीएसटी मतलब आधा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलना है, और हम बिल में लगा देंगे एसजीएसटी, आधा तुम्हारा आधा हमारा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सपोज करो सप्लाई कर रहे हैं मुंबई से दिल्ली। ठीक है, सप्लायर कौन है? सप्लायर है मान के चलो हमारा शिवम, और रिसीवर कौन है? रिसीवर है हमारा आशीष। ये दो लेजेंडरी लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सप्लायर है शिवम और रिसीवर है आशीष। अब टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? ऑल दिस पे डिटेल कॉन्सेप्ट है प्लेस सप्लाई में, लेकिन अभी जितना बताया मैंने आपको उस हिसाब से टैक्स मिलना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को। डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, तो क्या शिवम तो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो शिवम दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जमा कराएगा? कैसे भाई? आधा हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सीजीएसटी का, वो तो ठीक है, वो तो ले लो, पर अभी एसजीएसटी मैं कलेक्ट तो कर लूं। मान के चलो शिवम सीजीएसटी आईजीएसटी लगा दे, अब ये कलेक्ट तो कर लेगा एसजीएसटी, लेकिन जमा कैसे कराएगा दिल्ली गवर्नमेंट को? तो मोदी जी बोले देख भाई शिवम, तेरे को दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने का है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का तू रजिस्ट्रेशन ले। तो शिवम कह रहा है ऐसे तो मैं जयपुर भी सप्लाई करता हूँ, ऐसे तो मैं हरियाणा में भी सप्लाई करता हूँ, तो क्या हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन लूं क्या? मोदी जी बोले हाँ ले ले। शिवम बोला एक काम करो, अपन मस्त चाय की रेडी लगाएंगे, बिजनेस। आप बहुत बहुत धन्यवाद जीएसटी लाने के लिए, आप अपने पास रखिए इसको। क्योंकि हर स्टेट का क्या हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लूं, हर स्टेट की रिटर्न भरूं हर महीने की? सीए को कितना पैसा दूं मैं, और दूसरा कितना डेटा मेंटेन करें कि हर स्टेट में हर महीने रिटर्न भरते रहो। यही करते रहे फिर, कंप्लायंसेस ही करते रहे पूरी जिंदगी भर। मान लो 20 स्टेट में बिजनेस करता हूं, 31 स्टेट में बिजनेस करता हूं, तो 31 स्टेट का रजिस्ट्रेशन ले लूं क्या? शिवम की ये शक्ल देखी नहीं गई मोदी जी से। शिवम का दर्द मोदी जी को समझा, और मोदी जी ने बोला एक काम करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, तू एक काम कर शिवम, तू अगर मुंबई से दिल्ली सप्लाई कर रहा है ना, तू सारा का सारा पैसा मेरे को दे दे। बोले नहीं मोदी जी, सारा का सारा पैसा क्यों? आपका दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा है। अरे बोले सुन ना, तू एक काम कर, तू सारा का सारा पैसा दे मेरे को, जिसका नाम देते हैं आईजीएसटी, और मैं आधा जाके केजरीवाल जी को दिया आऊंगा। आधा तो खुद रख लूंगा, आधा तो मेरा ही है, पर आधा मैं दे दूंगा। तो मैं तेरा एक मीडिएटर का काम करूंगा, तू अपना राजस्थान में रजिस्ट्रेशन ले मस्त, तू काम कर पूरे इंडिया में, तू आईजीएसटी दे। इसीलिए आईजीएसटी पैदा हुआ, वरना आईजीएसटी की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको सुना तो होगा अपने नाम की, आईजीएसटी चलता है, आईजीएसटी चलता है। आईजीएसटी आया क्यों? द रीजन इज दिस। आईजीएसटी आने का क्या आप लोगों को आईजीएसटी समझ में आया? नहीं आया? आईजीएसटी क्यों आया? सीजीएसटी आईजीएसटी समझ में आता है कि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का, सीजीएसटी आईजीएसटी लग गया। व्हाई द हेल आईजीएसटी इज हियर? तो आईजीएसटी इज हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक।
अगर समझ में आया तो एक बार एग्री कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो आईजीएसटी में आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें बेस डेवलप कर रही हैं आपका, सो दैट अभी हम क्लासेस में आईजीएसटी वगैरह सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब आपका पहला चैप्टर समाप्ति पे है, इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जीएसटी कब आया? 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। ये जो बुक है आपकी, ये ऐसी बुक है कि एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज हो जाएगी। ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। ज्ञान आपके पास सारा होगा, लेकिन आप एग्जाम से एक दिन पहले जो रिवाइज कर सको ना, वो इस बुक में सब है। और एग्जाम से एक दिन पहले अगर सारा ज्ञान रिवाइज करोगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जब रिवीजन नहीं हो पाया तो अगले दिन पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। बच्चों के साथ एग्जाम में मेजर दिक्कत क्या होती है कि रिवीजन नहीं हो पाता, और रिवीजन नहीं हो पाता कोई ऐसी चीज जो आपने एग्जाम से पहले 10 बार भी पढ़ी हो, और एग्जाम से एक दिन पहले अगर रिवाइज नहीं हुई तो उसका होना ना होना वेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और उसी को एग्जाम से एक दिन पहले, सो दैट एग्जाम में आपके कहीं पे भी नंबर नहीं कटे। ठीक है, लॉजिक्स कॉन्सेप्ट सब आपके क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जैसे फालतू की बातें थी कि जीएसटी से पहले ऐसा होता था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा था, प्रीएम्बल में ऐसा लिखा हुआ था, फेडरल स्टेट है, वो समझने का था, समझ लिया, पढ़ने का नहीं था वो। ठीक है, वो इसलिए था कि भाई लॉजिक पता हो ऐसा क्यों है। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी आया। फ्रांस पहला कंट्री था जिसने जीएसटी लगाया। जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्लियर है। जीएसटी के डेफिशिएंसी क्या थी ओल्ड सिस्टम में? तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। ये क्वेश्चन आपसे सीए फाइनल लेवल पे नहीं पूछेंगे कि डेफिशिएंसी कैसी, डबल टैक्सेशन में लग रहा था, वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था, सैन वैट, इन सब में दिक्कतें आ रही थी, सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस में दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, जैसे आपको मैंने सीएसटी वाला एग्जांपल दिया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या बोलता है कि सेंट्रल स्टेट आपस में काम करेंगी। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे चलता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, ये स्टेट कितने होते हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी होती हैं, ये भी आपको पता चल गया। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट क्या होते हैं? इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, दो आपस में सप्लाई करो। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, तब आईजीएसटी लगाएंगे। आईजीएसटी क्यों लगाएंगे ये भी आपको पता चल गया। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो अपन आईटीसी चैप्टर के अंदर अपन आगे देखेंगे, कि इसका विद लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, वरना अभी समझाने लग गया तो 1 घंटा चला जाएगा इसके अंदर। आईटीसी के साथ तो साथ के साथ समझ में आ जाएगा। टैक्सेस कौन कौन से जीएसटी में आ गए तो मैं आपको बताऊं, सेंटर के खूब सारे टैक्सेस थे, जैसे, ठीक है, जैसे सीजीएस, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, और एक्साइज ड्यूटी पे भी कुछ और टैक्सेस लगते थे जैसे सीवीडी है ना, स्पेशल सीवीडी, ये सब क्या हो गए, ये सेंटर के कुछ टैक्सेस जीएसटी में आ गए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे ये बुक आ जाएगी, उसके बाद मार्क कर लेना। अभी तक आप एक कॉपी लेके बैठ लिया करो साइड में, कोई मैं अलग से अच्छा एग्जांपल दूं तो उसको लिख लिया करो। जब जैसी बुक आ जाएगी अभी 8 से 10 दिन के बाद, तो आपको मैं बुक से रिवीजन करवा के 10 जून को, हाँ मतलब 12-15 दिन बाद बुक्स आ जाएगी, तो क्या होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो बुक्स लेट आने का आईडीटी के अंदर एक ही लॉजिक है, कई लोग क्लास बेचने के चक्कर में इमीडिएटली बुक्स देते हैं, लेकिन हमसे गद्दारी नहीं होती। गद्दारी का मतलब यह है कि 30 अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करनी होती है। दूसरी बात है कि अमेंडमेंट आएंगी, फिर आप उनका इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक है, फिर आप उनको डालोगे। तो मेरा ऐसा पर्पस था कि भाई सारी की सारी बुक कंप्लीटली अमेंडेड बुक ही हम आपको दें, ठीक है, भले ही तब तक पीडीएफ दे दें, चला लेंगे, पर ऐसा नहीं कि भाई ये भी रेफर करो बाद में, ये आ गया वो आ गया, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बैंक और बुक हल्का सा टाइम लगता है, ये डीटी और आईडीटी के कारण स्पेशल लफड़ा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि स्टेट टैक्सेस कौन कौन से हैं जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में, जो आपको मैं बताता हूँ। लग्जरी टैक्स ध्यान में रखना है आपको, सेंटर वाले नहीं पूछेंगे एमसीक्यू में, स्टेट वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। ये 4 पॉइंट है ना, ये दिमाग में बैठने चाहिए कि स्टेट के टैक्सेस थे, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, और एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इससे ज्यादा कि इस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, बस एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि पहले स्टेट गवर्नमेंट। अब हमको उससे मतलब ही नहीं कि स्टेट में पहले क्या था, सेंटर में क्या था, क्योंकि क्या था क्या नहीं था वो अब सिलेबस में है ही नहीं ना, अब तो जीएसटी में मर्ज हो गया सब कुछ। ठीक है, फिर ये भी अपन ने देख लिया था, ये भी अपन ने देख लिया था कि जीएसटी हर किसी पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बाटली पे जीएसटी नहीं लगता, बाकी हर किसी पे जीएसटी लगता है। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था। फिर अपन ने देखा
कि पेट्रोल की अगर हम बात करें एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड डीजल, तो पेट्रोलियम एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ एंड नेचुरल गैस आर कंसर्न दे आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी। इन पे आज की डेट में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन फ्यूचर में जब से जीएसटी काउंसिल बताएगा, जीएसटी काउंसिल तो बताएगा, सारे के सारे डिसीजन वही तो लेता है, फ्यूचर में जब से जीएसटी काउंसिल बताएगा तब से जीएसटी लग सकता है, लेकिन आज की डेट में इन पे जीएसटी नहीं लगता। तोबे को जो है ना, तोबे को मोदी जी ने कल आके बोला था ना कि भैया तोबे को मुक्त भारत चाहिए, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहे हैं और जीएसटी भी लगा रहे हैं जिससे आप लोग ना खाएं। तो क्या हुआ, तोबेको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इस पे क्या होगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो जीएसटी से बाहर है। वो जीएसटी से बाहर क्यों है वो आपको अगली क्लास के अंदर समझ में आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या क्या है, तो देखो क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, एक पूरा का पूरा वन नेशन वन टैक्स से एक पूरा का पूरा एक बढ़िया नेशनल मार्केट डेवलप होता है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलता है। बूस्ट इसलिए मिलता है कि जीएसटी आया तो डबल टैक्सेशन नहीं होता, डबल टैक्सेशन नहीं होता तो कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं तो आप क्या करोगे, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर पाओगे और खूब सारे फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में भी आ पाएंगे, क्योंकि वो स्टेट के अंदर जो टैक्सेस होते थे ना उनसे वो कंफ्यूज ही रहते थे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कहाँ नहीं करें। जीएसटी से थोड़ी क्लैरिटी आ गई तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलेगा, ऐसा मोदी जी का मानना है। एनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ऑल्दो शुरू में लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि बिजनेस करना आसान हो जाएगा। आसानी है, देखो क्यों, पहले वैट की रिटर्न भरो, सर्विस टैक्स की अलग रिटर्न भरो, एक्साइज ड्यूटी की अलग रिटर्न भरो, इतने सारे टैक्सेस लगते थे, इन सबका रिटर्न भरो, अब एक ही हो गई। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, जो वैट के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत हो ही रहा था, आपने देखा था। बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर एंटरप्रेन्योर्स, जो खूब सारे छोटे छोटे लोग थे उनको, जैसे पहले एक्साइज, कभी एक्साइज का ऑफिसर आ रहा है, हाँ भैया क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कभी सर्विस टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी कोई दूसरा आ रहा है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक एक लिमिट दे दी छोटे लोगों के लिए, छोटे लोगों को कंपोजिशन स्कीम का भी बेनिफिट दिया है, वो अपन आगे देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब के अंदर एक साइड में एक हार्ट वाला सिंबल आप लोगों को भी दिख रहा है क्या, मेरे को ही दिख रहा है, नया आ गया क्या ये फीचर। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने आर्टिकल 279A तो देख लिया, जो कि जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो आर्टिकल 279A में लिखा है। ये आर्टिकल 246A और 269A क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो बोले लॉ बनाने के पास पावर किसके पास है, लॉ बनाने की पावर किसके पास है। तो इन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, सुनो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सुनना मेरी बात ध्यान से, इन्होंने सिंपल सा इतना बोला कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी वाली सप्लाई होगी, ठीक है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी मतलब आईजीएसटी वाली सप्लाई होगी तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। और अगर इंट्रा स्टेट मैटर है, मतलब वहां स्टेट भी बीच में आ गया, तो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली सप्लाई होगी ना, तो क्या होगा, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक लॉ, ठीक है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विल मेक लॉ। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो 246 से इंटर स्टेट सप्लाई मतलब बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन हैज पावर टू मेक लॉ, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ, ठीक है। ये सैयद एक बात मुझे बताओ, ये तुमने कैसे जज किया, मतलब मुझे भी तो पता चले वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है मेरे अंदर जो इस कारण से मेरी किसी ने लिखा कि सर पक्का सिंगल हो आप, तो बताओ भाई ऐसा क्यों, ठीक है। इधर आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 246 से क्या बोलता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, अब इतना ही ध्यान में रखो, इससे ज्यादा दिमाग में लॉजिक ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पहला चैप्टर में वैसे ही बहुत टाइम दे दिया हमने। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब, इंट्रा मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ, मैंने टेबल बना के सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई केस में क्या होगा, ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉस, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉस, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 269A, ये क्या बोलता है, सुनना मेरी बात। आर्टिकल 269A क्या बोलता है, आर्टिकल 269A बोलता है कि जो भी जीएसटी आएगा ना, पूरा का पूरा जीएसटी, ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि कितना कितना अपोर्शनमेंट होना है वो आर्टिकल 269A बताएगा,
ठीक है, मेन एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊं, 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आप केवल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आर्टिकल 246 है, ये सिंपल सी बात ही बोल रहा है, पावर टू मेक लॉ, मतलब अगर इंटर स्टेट सप्लाई का मैटर है तो कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट। और इंटर स्टेट समझना यार, जीएसटी काउंसिल में सारे लोग बैठे हुए हैं, अब कोई बात आई है इंटर स्टेट सप्लाई की तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ओपिनियन देगा। और अगर इंटर स्टेट की बात है ना, तो जिस भी स्टेट की बात है वो रेस्पेक्टिव स्टेट खड़ा होकर बोलेगा फिर, ठीक है। तो अब सेंटर तो हर जगह घुसेगी घुसेगी, और स्टेट का मैटर तो वो स्टेट भी घुसेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई का मैटर है तो सेंटर और पार्लियामेंट दोनों बीच में आएंगे, और इंटर स्टेट सप्लाई का मैटर है तो ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, ठीक है। सुनना मेरी बात आगे ध्यान से। अब आता है आर्टिकल 269, ये बोलता है कि कैसे कैसे जीएसटी बटेगा। तो ये बोलता है कि जिस भी मैनर में जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा वैसे वैसे बटेगा, और आपको पता है 50-50% बढ़ता है, दोनों का आधा आधा, दोनों का आधा आधा बढ़ता है। तो आर्टिकल 269 ये क्या बोलता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शनड बिटवीन द स्टेट एंड टैक्सेस, मतलब वो बताता है कैसे कैसे अपोर्शनमेंट होगा। तो आपको पता है 50-50 अपोर्शनमेंट होगा। आर्टिकल 279 है, आप लोगों ने पढ़ी लिया। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन देखें तो बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट बताओ वेरियस लिस्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है 7 शेड्यूल के अंदर। 7 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 247 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। काम का क्वेश्चन नहीं है, जो काम का होगा मैं बता दूंगा। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। आपको सिर्फ इतना लिख के आना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर वो आइटम दे रखे हैं जहां पे ओनली यूनियन गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब आपको इसकी लैंग्वेज नहीं रटनी, अगर गलती से आ भी जाए तो आप लिख देना सीधा। स्टेट लिस्ट के अंदर वो आइटम है जहां पे ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ऐसे आइटम है जहां पे दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि कैसे डबल टैक्सेशन हट गया, तो आप बताओगे वैट का पूरा सिस्टम, तो बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है। बाकी का ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है आगे से सेकंड चैप्टर से जहां पे इररेलेवेंट क्वेश्चंस हो, यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे। पहले चैप्टर के अंदर फालतू क्वेश्चन है कई, ठीक है। डिस्कस द ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट, आप इसको पढ़ना है। ड्यूअल जीएसटी मतलब इंडिया में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है, काम का नहीं है बिल्कुल भी, 1% पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। पॉइंट नंबर 4, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्सिड्यूम हो गए, तो यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। एमसीक्यू मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए, ठीक है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पेट्रोलियम आगे के चैप्टर में कवर। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस आर्टिकल 246A। तो आर्टिकल 246A क्या बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 246A क्या बोलता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी एबीसी एनालिसिस पे तो जाना ही मत जिंदगी में भी। अपन आगे के चैप्टर्स अपन देखेंगे ना, वी विल कवर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, क्योंकि आईसीए का कुछ पता नहीं, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। ये तो फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स है। फर्स्ट चैप्टर से पहली बात तो 3 अटेम्प्ट से जैसे क्वेश्चन ही नहीं आया इस पे। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं। क्वेश्चन पूछने की भी हमें पॉसिबिलिटी लगती है, जैसे अब इस बार का भी आप पेपर देखोगे ना, पुराने बच्चों से पूछोगे तो एक्सपेक्टेड था कि क्या क्या पूछ सकते हैं जीएसटी में। तो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से थोड़ा आइडिया लग गया पढ़ाते पढ़ाते कि भाई क्या बन सकता है। तो मैं आपको हमेशा सही एडवाइस दूंगा, और इससे बाहर कुछ पूछेंगे भी नहीं, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 246A, ठीक है। अब ये फिर भी ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे अंदर। जैसे ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या है, पूरे इस पे चर्चा हुई है अपनी। डबल टैक्सेशन कैसे कैसे होता था, पूरी चर्चा हुई है, ठीक है। अब फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो रीड मार देना बस, ठीक है। वैसे 100% नहीं आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 246A क्या बोलता है, वही अगर इंटरस्टेट सप्लाई का मैटर है तो पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, और इंटरस्टेट का मैटर है तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉज। आर्टिकल 269A क्या बोलता है, 269A मतलब कि कौन सी गवर्नमेंट के बीच में कितना अपोर्शनमेंट होगा। बोलता सिर्फ इतना ही है, इन्होंने बहुत ज्यादा लिख रखा है, बड़ा चढ़ा के लिख रखा है, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इस चैप्टर में से बाकी चैप्टर में तो सारे क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करना है एक तो आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। बाकी आपकी जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी थी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, मान लो आधा टेढ़ा, जो कभी आज तक ही नहीं पूछा, तो भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन कल हमने देख लिया था, जिसे एल्कोहलिक लेकर बिल्कुल ही जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल पे एट प्रेजेंट जीएसटी लेवेबल नहीं है, लेकिन जीएसटी के अंदर है। फ्यूचर में किसी डेट से नोटिफाई होगा जब जीएसटी काउंसिल बोलेगा। टोबैको के ऊपर
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। और ओपीएम, वहां इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के केस में क्या होगा, इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, उसकी 2 रिकमेंडेशन बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा है, नवंबर 20 नवंबर 19। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जीएसटी के बेनिफिट क्या है, तो इनके सिर्फ हेडिंग दिमाग में होगी तो भी काम हो जाएगा, अंदर का मत लिखो। और ऑल दो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। जैसे क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एनएस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब अपन ने पढ़ा था। ठीक है। Why was the need to amend the Constitution of India before introducing GST? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्यों जरूरत थी, क्योंकि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246 को अमेंड करना पड़ा और 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए, यूनियन लिस्ट के अंदर जीएसटी डाला 2/3 मेजोरिटी के साथ। ये सारी बात थी, ये भी आपके दिमाग में नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले चैप्टर में ऐसा ही था। बाकी अगले चैप्टर से लेके एंड तक, आखिरी चैप्टर तक, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन बैंक दिख रहा है ना, एंड तक वी विल रिकवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। और साथ के साथ मैं आपके टेस्ट भी लेता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी आईसीआई पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। पहला चैप्टर खत्म करते हुए, पहले चैप्टर में अपन ने इसलिए टाइम लगाया क्योंकि कल की क्लास में 2 घंटा और आज की क्लास में 1 घंटा, 3 घंटा इसलिए लगाया क्योंकि बात सिर्फ पहले चैप्टर की नहीं थी। पहला चैप्टर तो आधे घंटे में ही हो जाए, कुछ सही क्या जीएसटी काउंसिल था। आप पहले चैप्टर में भी आप लिख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279 है, आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 269 है, बस ये 3 चीजें हैं जो काम की है। और एक वो पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, बस और कुछ काम करनी है। अब इतना तो काम आधे घंटे में भी हो सकता था, लेकिन आपको ये समझ में आया आईजीएसटी क्यों आया, जीएसटी क्यों आया, ठीक है, इसका नाम यही क्यों था, इसका नाम वो क्यों है, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सप्लाई चैप्टर के अंदर आते हैं। अब सप्लाई का जो वेटेज रहता है वो एग्जाम में 7 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। अब की बार का जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए था वो सप्लाई चैप्टर से पूछा था, 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पूरा इसको अच्छे समझेंगे, इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे सप्लाई चैप्टर को। शुरू करते हैं सप्लाई चैप्टर। अब सप्लाई चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो सप्लाई पढ़ी क्यों रहे हैं अपन, मैं आपको बताऊं। जैसे सेल्स टैक्स सेल्स पे लगता था, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। तो जीएसटी लगेगा या नहीं वो डिसाइड करेगा सप्लाई। मतलब इस चैप्टर से पता चलेगा कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये चैप्टर डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2000 रुपीज दिए, इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। या फिर मैं बाजार से 2000 रुपए का ये पेन खरीद के लाया, इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। किस चीज पे जीएसटी लगेगा, किस चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो कौन बताएगा, वो सप्लाई चैप्टर बताएगा। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखो, लॉ में, पूरा लॉ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन लॉ में वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। कुछ वर्ड्स कैसे होते हैं जो एक्ट में डिफाइन होते हैं, डिफाइन इन द एक्ट। जैसे लॉ में आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, दिस डेफिनेशन मीन्स, इट मीन्स, या फिर इट इंक्लूड्स, या फिर मीन्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, लॉ में लिखे ही नहीं है। जैसे मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स का मतलब आप ये मान के चलो कि कई बच्चे ऐसे बोलते थे, इसे कमेंट में लिखते हैं आईडीटी मीन्स एकेजी, ऐसे मजाक में लिख देते हैं। इसका मतलब आईडीटी का मतलब ही एकेजी है। अपन ऐसे बोले शुभमन गिल इज इक्वल्स टू क्रिकेट, शुभमन क्रिकेट मीन शुभमन गिल, ठीक है, अपन बोले ऐसा, तो बोले कि भाई क्रिकेट ही मतलब गिल है। समझ रहे हो मेरी बात, मीन्स मतलब यही है जो है, मतलब अब कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। शिवम, ये शिवम बोलता है कि लड़की मीन शिवांगी, इसका मतलब और कोई लड़की ही नहीं है, लड़की मतलब ही शिवांगी। समझ रहे हो मेरी बात, अब आपको समझ में आ गया मीन्स का मतलब। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अगर शिवम ऐसे बोले कि लड़की मीन्स
शिवांगी ऑल्सो, ठीक है। या फिर अब शिवम ऐसे बोले कि गर्लफ्रेंड मीन्स शिवांगी, इसका मतलब शिवांगी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और शिवम बोले कि गर्लफ्रेंड इंक्लूड शिवांगी, तो मतलब शिवांगी उसमें इंक्लूडेड है, बाकी भी है। अगर मैं बोलूं कि समझ रहे हो मेरी बात, आईडीटी इंक्लूड्स एकेजी, मतलब कुल मिला के आईडीटी एकेजी भी आईडीटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे बाकी लोग भी देते हैं। इंक्लूड्स मतलब ये तो इंक्लूडेड है ही, बाकी चीजें भी हैं। और मीन्स का मतलब सिर्फ यही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये वाली बात, ठीक है। अब आता है मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब ये एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव दोनों डेफिनेशन है, ठीक है। लॉ पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं नॉट डिफाइन इन द एक्ट, जो एक्ट में ही डिफाइन नहीं है। जैसे हम आगे देखेंगे कि सेक्शन नंबर 69 है, अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये सेक्शन, अरेस्ट का सेक्शन। तो अरेस्ट की जो डेफिनेशन है ना, वो लॉ में डिफाइन ही नहीं है, जीएसटी एक्ट में। तो हम क्या करते हैं, जब जो चीज डिफाइन नहीं होती वो किसी दूसरे एक्ट से उठाएंगे, फिर हम किसी अदर एक्ट से उठाएंगे उसको, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, किसी उसका कॉमन मतलब लेंगे कि भाई कॉमन मतलब क्या होता है, उसका कॉमन पार्लेंस, उसका कॉमन मतलब निकालेंगे कि भाई अरेस्ट का मतलब क्या होता है। कॉमन मतलब भी नहीं पता तो फिर किसी कोर्ट या जजमेंट का कोई कोर्ट का कोई डिसीजन हो ना, कोर्ट ने क्या बोला है वो उठा लेंगे। अगर लॉ में लिखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, किसी अपने लॉ में लिखा है बहुत बढ़िया, अपने लॉ में लिखा है दूसरे एक्ट से उठाएंगे। कॉमनली क्या होता है वो, या फिर कोर्ट का जजमेंट। ये काम का नहीं है, समझाने के लिए था। अब सुनना, सप्लाई डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा काम आ सकता है। सप्लाई मतलब कि जिस चीज पे जीएसटी लगेगा, किस चीज पे नहीं लगेगा, वो सप्लाई बताएगा। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी में सबसे पहले नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। गुड्स का मतलब ये होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। या समझना कि जिस एक्ट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विस का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, लॉ के अंदर जैसे जीएसटी है, अब उसके अंदर आप कोई सी भी कमी छोड़ देंगे ना, तो इतने लोग बैठ जाएंगे जो कोर्ट में पिटीशन लगा देंगे, है ना। वो बैठे ही रहते हैं लॉयर्स, कई लॉयर्स तो ऐसे हैं लूपहोल ही ढूंढने के लिए बैठे रहते हैं, समझ रहे हो। इतने क्लैरिफिकेशन क्यों आते हैं, क्लैरिफिकेशन इसलिए आते हैं कि वो लूपहोल्स के मजे लेते हैं। फिर क्लैरिफिकेशन आता है, नहीं भैया इसके अंदर ऐसा लिखा था तो ऐसा ही है, इसको गलत मतलब मत निकालो, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स ने क्या बोला, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो मूव कर सके, जैसे ये है, ये मूवेबल है। कोई भी मूवेबल हो, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सब मूवेबल है, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, ठीक है। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इन्होंने क्या बोला, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। अब इन्होंने क्या बोला, मनी गुड्स में इंक्लूड नहीं होता, मनी गुड्स में इंक्लूड नहीं होता, मतलब मनी पे जीएसटी नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, जैसे मान के चलो कि ये शिवम मेरे पास आया। शिवम कौन था, मान के चलो ये मेरा दोस्त है, ठीक है। ये हमारे पिछले जन्म की बात चल रही है। शिवम है मेरा दोस्त था, पिछले जन्म में ये आया, बोला यार भाई 2000 रुपए दे दे। मैंने कहा क्यों, बोलता है कि मेरे को डेट पे जाना है, 2000 रुपए दे दे। मैंने अपनी जेब से निकाल के इसको 4000 रुपए दे दिए। मैंने कहा तू डबल ले, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों को जरूर पूरे करते हैं। ये कहते हुए मैंने उसको 4000 रुपए दिए। मैंने शिवम को पैसे दे दिए कि जा भाई आराम से मजे कर, 4000 रुपए ले, एंजॉय कर। क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए, सिर्फ पैसे देने पे जीएसटी लगना चाहिए। आपने अपने दोस्त को पैसे दिए, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए, आंसर इज नो। ऑफ कोर्स ही बात है, आपके पापा ने आपको पैसे दिए, आपके पापा ने आपको पैसे दिए कि ये ले बेटा 1000 रुपए ले और बुक खरीद लेना। अब बुक खरीदने पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन आपको जो 1000 रुपए दिए ना आपके पापा ने, उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा ना। सिंपली मनी देना, उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा ना। आई यू गाइस गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। बड़ा प्रैक्टिकल है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये खाली पैसा देना वो तो कोई जीएसटी का पार्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
खाली पैसा देना कोई जीएसटी का पार्ट नहीं होता। तो मनी पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। सुनना मेरी बात, दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस कैसा है, जैसे अब अपनी क्लास में यश केजरीवाल बैठा है, ठीक है। यश केजरीवाल सीए बना, बड़ा सीधा है, पूरा जीवन सीए में ही अच्छी तरीके से दिया इसने, और अपने जिंदगी के 22-23 साल तक इतनी पढ़ाई में लगा रहा, बहुत ही सीधा था। जैसे सीए बना, ये ऑफिस में गया, और ऑफिस में जाने के बाद एक इसको सुंदर कन्या दिखी। इसने बोला, इसका एक्सपर्ट तो मैं ही हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे से पूछता है कि मेरे को है ना बात करनी है इनसे। अब क्या होते हैं कि मैं तो उल्टी सीधी एडवाइस देता हूँ, जो कि एकदम गलत होती है। मैंने इसको बोला एक काम कर, तू जा बात करके आ। बोला बात ही तो नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब एक दिन ने क्या किया, मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया और सीधा उसके सामने जाके ऐसे खड़ा हो गया। अब कोई इंसान ऐसे किसी के सामने आके खड़ा हो जाए तो पूछेगा ना सामने वाला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तो इसके जेब से 2000 का नोट निकला, इसको बस वही दिखा। इसने बोला छुट्टे मिलेंगे, तो इसने क्या किया, 2000 रुपये दिए। और सामने वाली जो मैडम थी यशस्वी, उसने क्या किया, यशस्वी ने क्या किया, यशस्वी ने इसको 500 के 4 नोट दिए। क्या इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगेगा? 2000 के बदले में 500 के 4, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या इस पर जीएसटी लगेगा? अरे काय का जीएसटी, कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। यश मेरे को आके बोलता है कि तेरे भाई ने बात कर ली। शो ऑफ करते ही लड़के, बात क्या कुछ नहीं करी, 2000 के छुट्टे बदलवाए। अब इसको लगा यार ये ट्रिक तो चल गई, अब इतनी बुद्धि थी। अगले दिन वापस से गया कि 2000 के छुट्टे दे दो, वापस उसने छुट्टे दे दिए। फिर वापस से गया, 2000 के छुट्टे दे दो। इसको लगा कि एक ही एक ट्रिक से काम हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वापस छुट्टी दे दिए। चौथे दिन वो इरिटेट हो गई, वापस से गया, 2000 की छुट्टी दे दो, है ना। तो उसने बोला कि नहीं है छुट्टे। इसने कहा बहुत अर्जेंट है। उसने पता है क्या बोला इसको, यशस्वी ने, कि एक काम करो, 500 के 3 नोट दूंगी मैं आपको, और 200 के 2 नोट दूंगी, मतलब मैं आपको 1900 रुपीज दूंगी 2000 के बदले। चलेगा? ये बोला हाँ चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। तो अब देखना, 1900 रुपीज की अगर मैं बात करूं, 1900 गए, 1900 आए, लेकिन 100 रुपए का केस ऐसा था कि 100 रुपए गए लेकिन आए नहीं, मतलब कुल मिला के 2000 गए लेकिन 1900 आए, 100 रुपीज वापस नहीं आए। 100 रुपीज क्या है, वापस नहीं आए। कन्वर्जन ऑफ मनी कर रहे हैं, और ये जो लड़की थी ना यशस्वी, इसने कन्वर्जन चार्जेस ले लिए 100 रुपीज के। अब क्या करें, तो अपन सर्विस की डेफिनेशन में देखेंगे कि कन्वर्जन के कुछ चार्जेस होते हैं ना, जो मनी के कन्वर्जन, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवाना, ये सब ये सर्विस में मानते हैं, क्योंकि कुछ पैसे ले लिए ना उसने, अपने सर्विस चार्ज ले लिए ना उसने, तो ठीक है। तो क्या होगा, इसमें लगेंगे सर्विस चार्ज, इसको अपन सर्विस की डेफिनेशन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी को छोड़ दो, सिक्योरिटीज। अब आते हैं सिक्योरिटीज पे। एक बात बताओ, आप शेयर, आपने खूब मेहनत से पैसा कमाया, आपका पैकेज है, मान के चलो 12 लाख रुपए का आपका पैकेज है, सालाना आप 1 लाख, महीने का 1 लाख रुपीज कमाते हो, उसमें भी टैक्स वैक्स देने के बाद वो कितना पड़ता है, लेट्स सपोज 80,000 रुपीज ही पड़ रहा है। अब उसमें से आप कुछ पैसा जोड़ जाड़ के 30,000 रुपए शेयर मार्केट में डाल रहे हो। अब अगर उस पर भी जीएसटी लगा दोगे तो फिर आप कभी पैसा लगाओगे शेयर मार्केट में? कोई जीएसटी नहीं लगेगा शेयर मार्केट को। और मैं आपको बताऊं, अब आप सोचोगे कि सर चलो मान के चलो ग्रॉस वैल्यू पे जीएसटी ना लगाओ 30,000, लेट्स सपोज 30,000 का शेयर था जो आपने 40,000 में बेच दिए, 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ उस पर लगा दो। आंसर इज नो। क्योंकि मैं बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी आप देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट ने, अगर आप कैपिटल हेड पढ़ेंगे, कैपिटल गेन वाला, वहां पे गवर्नमेंट हमेशा ही बेनिफिट देना चाहती थी। जैसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे तो टैक्स था ही नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी कितनी कम रेट है अगर वो 112A वाला हो तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अब आया 10% टैक्स, वैसे टैक्स रेट 30% होती है, इस पर 10% ही है, वो भी अभी आई है, पहले थी नहीं। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी हमेशा से कि भाई मार्केट बढ़े, मार्केट में लोग पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें,
गवर्नमेंट का मोटो यही था। तो गवर्नमेंट अगर इस पे जीएसटी लगा देगी तो गवर्नमेंट कुल मिला के इस चीज को प्रमोट नहीं कर रही फिर सिक्योरिटीज को। तो गवर्नमेंट ने बोला कि मनी और सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, मनी और सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सिक्योरिटीज का अगर आप ब्रोकरेज वगैरह दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने जीरोधा के थ्रू काइट है ना, जीरोधा के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन किया, अब लेस सपोज लाख रुपए आपने लगाए, अब वो कुछ बहुत नॉमिनल चार्ज लेता है, लेकिन 100 रुपए लेस सपोज उसने ब्रोकरेज फीस ले ली 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो इस पे लग सकता है जीएसटी, वो भी सर्विस के अंदर देखेंगे अपन। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो मनी एंड सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। अभी अपन गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, समझना मेरी बात। एक्शनेबल क्लेम, इस वर्ड पे आते हैं एक्शनेबल क्लेम पे। अभी आपको हल्का सा स्लो लग रहा होगा, लेकिन जरूरी है, बेसिक्स चैप्टर्स हैं, अपने आप धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है कि आपका कोई सा भी ऐसा एक्शन जिससे आप फ्यूचर में कोई क्लेम कर पाओ। फ्यूचर में, आज की डेट में तो आपके पास पार्टिसिपेशन का राइट है। जैसे सपोज करो कोई लॉटरी है, अब लॉटरी का टिकट खरीदा, तो आज की डेट में आपके पास पार्टिसिपेशन का राइट है। ये श्योर नहीं है कि फ्यूचर में लॉटरी आप जीतोगे, लेकिन अगर जीत गए तो आप लॉटरी का क्लेम करने के लिए हकदार हो। एक्शनेबल क्लेम। इंश्योरेंस, आपने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, लेट्स सपोज लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है। अब लाइफ इंश्योरेंस लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप गुजर गए, अगर आप चल बसे तो क्या होगा, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप फ्यूचर में कोई क्लेम का हक रख सकते हो। अभी तो सिर्फ आपके पास पार्टिसिपेशन राइट ही है, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। तो मैं आपको इतना बताता हूं, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो प्रीवियस टैक्स है ना, स्टेट टैक्स, वहां पे 3 ऐसे टैक्स लगते थे। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। तो ये लॉटरी, सट्टेबाजी, लॉटरी, जुए, बैटिंग करना, गैम्बलिंग करना, ये अच्छे काम तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग में स्टेट टैक्स लगा रखा था पहले। अब स्टेट तो खत्म हो गया, अब जीएसटी में मर्ज हो गए। तो अगर आप देखोगे ना फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक पॉइंट था, और अगर अपन देखें, ये देखो फर्स्ट चैप्टर में टैक्स 9 नंबर का पॉइंट था, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। ये पहले स्टेट टैक्स था। तब गवर्नमेंट ने बोला कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे हम जीएसटी मिला के इस पे जीएसटी लगाएंगे। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा होता है कोई भी ऐसा एक्शन जिस पे आप फ्यूचर में कभी कोई राइट क्लेम कर सके। पर गवर्नमेंट चाहती थी सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पे ही टैक्स लगाना, और किसी पे नहीं। मतलब इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का पैसा मिला तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, जब टैक्स ही 3 चीजों पे लगाना था, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, तो डेफिनेशन के अंदर, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर एक्शनेबल क्लेम वर्ड क्यों दिया, खाली ऐसे दे देते बट इंक्लूड्स लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। ये एक्शनेबल क्लेम वर्ड क्यों दिया लॉ के अंदर? तो देखो, गुड्स की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसी बनाई, गवर्नमेंट ने अभी तो बोल दिया, गुड्स की डेफिनेशन जानबूझ के ऐसी बनाई कि भाई जिसके अंदर फ्यूचर में चेंज करने ही ना पड़े। अब समझना, कल को गवर्नमेंट का एक मन कर गया, जीएसटी काउंसिल ने बोल दिया कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के अलावा एक और चीज है, लेट्स सपोज XYZ कोई चीज है जो कि कोई एक्शनेबल क्लेम है जिसपे हम जीएसटी लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या गुड्स की डेफिनेशन अमेंड करोगे क्या? पता चला जिस लॉ का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और गुड्स की डेफिनेशन ही बार बार बदले जा रही है। समझ रहे मेरी बात? कितना अजीब, अनप्रोफेशनल लगेगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि डेफिनेशन ऐसी रखो जिसका स्कोप बहुत वाइड हो, ठीक है, और कुछ बेनिफिट देना हुआ ना तो हम बाद में एग्जम्पशन चैप्टर में या नेगेटिव लिस्ट में बेनिफिट दे देंगे। जैसे
अब इनको सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगाना था, लेकिन लॉ में वर्ड लिखा है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब सबका आ गया, पूरा आ गया। लेकिन अगर आप जब नेगेटिव लिस्ट देखोगे ना इस चैप्टर के अंदर एंड में शेड्यूल 3 जिसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, आपको समझ में आएगा। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ऐसे कोई सामान जो जीएसटी लगेगा ही नहीं जिन पे, ठीक है। तो इनको क्या बोला कि अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे ना नेगेटिव लिस्ट, तो वहां पे इन्होंने एक लाइन बोल रखी है कि ये देखो एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये नेगेटिव लिस्ट दे रखी है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इन चीजों पे ही जीएसटी लगेगा, इनके अलावा किसी पे नहीं लगेगा। तो नेगेटिव लिस्ट में क्या दे रखा है कि एक्शनेबल क्लेम किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गुड्स की डेफिनेशन तो इतनी ब्रॉड रखी है जानबूझ के लॉ मेकर ने कि बाद में फ्यूचर में मान लो लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग के अलावा दो चीजें और ऐड करनी भी पड़ जाए ना तो भी कोई तकलीफ ना हो। फिर अगर चेंज करना हुआ तो नेगेटिव लिस्ट में चेंज करेंगे, वो तो अंदर की बात हो गई, कर देंगे चेंज कि भाई 2 आइटम और आ गए नए, पर एटलीस्ट गुड्स की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली एक्शनेबल क्लेम एज ऑफ नाउ लॉ में इसलिए लिख रखा है हमने क्योंकि हमको लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पर टैक्स लगाना था। और गुड्स के डेफिनेशन में इसलिए डाला क्योंकि अगर आप बात करो लॉटरी की तो लॉटरी कोई मूवेबल थोड़ी है, ठीक है। लॉटरी का टिकट खरीदना तो समझ नहीं आ रहा था गुड्स या सर्विस, तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि लॉटरी गुड्स का ही पार्ट है। लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग अगर आप बैटिंग करते हो तो ये सर्विस वर्विस नहीं है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि क्या लिखा इन्होंने, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्यों लिखा, क्योंकि लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पर टैक्स लगाना था। आप शेड्यूल 3 में देखोगे नेगेटिव लिस्ट में देखोगे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम है ना, बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उस पर किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे लगेगा। तो डेफिनेशन का स्कोप जानबूझ के ब्रॉड रख रखा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, फिर आगे बढ़ेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? वीडियो को लाइक मार दो जिन्होंने भी लाइक नहीं मारा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, सॉर्टेड है। तो गुड्स का मतलब क्या हुआ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। नेगेटिव लिस्ट का मतलब वो है जैसे सर्विस टैक्स में थी नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट का मतलब वो है कि एक ऐसी लिस्ट जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। सरकार को लगता है यार इन चीजों पे तो जीएसटी नहीं लगाएंगे, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। तो गुड्स मींस अभी पढ़ेंगे अपन तो समझ में आएगी, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगता, आपको पता ही चल गया, लॉजिक भी पता चल गया। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, वो क्यों इंक्लूड किया समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल होनी चाहिए। अब आप समझते हो कोई फसल है, लेट्स सपोज कोई है ना वो उगा रहा है, क्या बोलते हैं उसे, चरस गांजा, इनके भी तो पेड़ होते हैं, अफीम के पेड़, हाँ मान के चलो कोई अफीम उगा रहा है, ठीक है। अब अफीम अभी तक उगी हुई है। अब आप बोलोगे कि सर वो मूवेबल है या नहीं, मैं बोलूंगा नहीं है। आप बोलोगे ऐसे हिलती तो रहती है, हवा चलती है, तो उसको मूवेबल थोड़ी बोलते हैं। अब कोई गाय है, आप उसको बांध दो तो वो घूम रही है, तो आप उसको मूवेबल बोल दोगे क्या। पिंजरे में कोई पक्षी है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो कोई मूवेबल थोड़ी हुआ। तो फसल ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी लहरा रही है, वो मूवेबल नहीं है, वो अभी जमीन से जुड़ी हुई है, मूवेबल नहीं है। अब मान के चलो कि है ना सौम्या का क्या है, अफीम का खेत है पूरा, मैंने क्या किया, वो खेत ही खरीद लिया, ठीक है। मतलब मैंने खेत खरीद लिया, इसका मतलब ये था कि जब अफीम बन जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तुम इसको काट देना, काटने के बाद मेरे को दे देना। तो अब सवाल ये आएगा, आप तो ऐसे बोलोगे कि अगर मैंने अफीम का खेत ही खरीद लिया पूरा का पूरा, आप तो बोलोगे कि भैया ये तो गुड्स ही नहीं है, क्योंकि गुड्स तो मूवेबल होते हैं, ये तो मूवेबल ही नहीं है, तो फिर जीएसटी भी नहीं लगेगा। आप तो अपना दिमाग लगाओगे। तो ऑलरेडी लिख दिया, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन से अटैच्ड है, विच आर एग्रीड टू बी सर्व, लेकिन उनकी डीलिंग हो चुकी है, तो उसको भी गुड्स ही मानेंगे। आई यू गाइस गेटिंग इट? गुड्स की डेफिनेशन समझ में आई। जिससे पार्ले जी कंपनी क्या करती है, गांव में जाके खेत खरीद लेती है, गेहूं के, वीट के उगने से पहले खरीद लेती है, ठीक है। आई यू गाइस गेटिंग इट? समझ में आया? गुड्स की डेफिनेशन ये कोई रटनी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे राइट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, लेकिन पता होनी चाहिए। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी
अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. अब सर्विस की डेफिनेशन में आते हैं। सर्विस वाला क्या बोलता है? सर्विस वाला बोलता है सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्या डेफिनेशन बनाई है, मतलब लॉ मेकर्स को सल्यूट करने का मन कर जाए। उन्होंने बोला अगर गुड्स की कोई डेफिनेशन दे दी, जैसे मान लो मूवेबल होनी चाहिए अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अब सर्विस की भी कोई डेफिनेशन देते ना कि ये सर्विस माना जाएगा, पक्का कोई ना कोई उठ के आ जाता लॉ में, कोई भी लॉयर है कोई भी बोले ये तो सर्विस भी नहीं है गुड्स भी नहीं है, देख लो आपकी डेफिनेशन, फिर आप अमेंडमेंट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो एक ही बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे दी, जो भी गुड्स के अलावा है वो सर्विस। अब बचो जीएसटी में कैसे बचोगे? ठीक है, जो भी गुड्स के अलावा है वो सर्विस, इसलिए इन्होंने अलग से लिखा है मनी और सिक्योरिटीज, कि मनी और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विस है। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज पे ना तो जीएसटी गुड्स लगता है ना सर्विस लगता है, पर मनी का अगर कन्वर्जन करवा रहे हैं, जैसे यशस्वी ने यश को 2000 की जगह 1900 रुपीज दिए, आप फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करवा रहे हैं डॉलर से रुपीज में, रुपीज से डॉलर में, यूरो से डॉलर में, तो जो कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे उसको सप्लाई और सर्विस मानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब तुम स्कोप इतना बड़ा रख दिया कि तुम लगा लो क्या क्या करोगे तुम। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। मनी का अगर यूज हो रहा है और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म और करेंसी और डिनोमिनेशन। एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन को बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे 2000 रुपीज के बदले 500 के 4 नोट, डिनोमिनेशन बदल गया करेंसी का। ठीक है, और करेंसी कन्वर्ट करने का मतलब है रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करवाना, डॉलर को यूरोज में कन्वर्ट करवाना, ये क्या हो गया, करेंसी कन्वर्ट करो, करेंसी कन्वर्ट। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर सर्विस के अंदर कुछ भी एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, बट मनी और सिक्योरिटीज नहीं आएंगी, लेकिन मनी का यूज हो रहा है तो उस पे उसको सर्विस मान लिया जाएगा। अभी अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ाई है। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ये डेफिनेशन क्लियर है गुड्स और सर्विस की। आगे बढ़े, कंसिडरेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, हमारा सिलेबस अपन इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको 6 जुलाई 7 जुलाई के आसपास सिलेबस खत्म करा दे, मतलब रिजल्ट से पहले पहले सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं आपको, सो दैट जिन लोगों ने ग्रुप 1 दिया है ना, उनका टारगेट ये होना चाहिए कि आप डेली का मेरे को 2.5 घंटा दो, 2-2.5 घंटा दो आप मेरे को डेली का, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास में मैं रिविजन करवा दूंगा, सब कुछ क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा, आप बाकी का सब्जेक्ट पढ़ो, आईडीटी तो मजे मजे में निकल जाएगी। ठीक है, एकदम हंसी खुशी खेलते खेलते निकल जाएगी आपकी पूरी आईडीटी, रिजल्ट से पहले पहले खत्म हो जाएगी पूरी आईडीटी विद 100% कॉन्फिडेंस। तो आप तो बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, कंसिडरेशन का मतलब क्या है। कंसिडरेशन, जिन्होंने खाली एक ग्रुप दिया है ना, अभी उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रिजल्ट से पहले पहले 80% कोर्स खत्म कर लो। ये इधर उधर घूमते रहते ना तुम गाड़ी लेके, एक्टिवा लेके, हॉर्न बजाते बजाते, बंद कर दो इसे बिल्कुल, एकदम ऑनेस्टली लग जाओ, अगले अटेम्प्ट में खत्म करना है इसको, फिर चलाना खूब हूं। आगे देखते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तब तक बुक्स जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको प्रिंट ले लेना। ठीक है, 2-3 चैप्टर्स का ही तो प्रिंट लेना, ज्यादा तो लेना नहीं है। ठीक है, आप सुनना कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, दैट इज कंसिडरेशन। किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। हमारे सीपीटी में भी था। ठीक है, सीपीटी में भी क्या था, कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कुछ बदले में मिले, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। एक बात मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने अपने फ्रेंड को, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप पूरा कंसिडरेशन समझ जाओगे उससे। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला, मैंने अपने फ्रेंड को, मैं स्कूल की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक फ्रेंड ने एक को पेंसिल दी और उसके बदले में उसने उसको इरेजर दे दिया। बोले भाई तू पेंसिल दे दे, मैं तेरे को इरेजर देता हूँ। क्या ये कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के बदले में कुछ देना। हाँ जी, क्या इसका मॉनेटरी वैल्यू है पेंसिल का और इरेजर का? हाँ होता है, पेंसिल 5 रुपए की आती है, इरेजर भी 5 रुपए, 2-3 रुपए जो भी आता है, मॉनेटरी वैल्यू तो है ना, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, कंसिडरेशन है। ठीक है,
तो कंसिडरेशन क्या हुआ, कोई ऐसी चीज जो आप आपस में एक दूसरे को दे रहे हो, किसी चीज के बदले में कुछ मिल रहा है आपको और उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो होता है कंसिडरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, जरूरी नहीं है पैसा मनी में ही हो, इरेजर के बदले में पेंसिल मिली, अदर देन मनी थी ना। जैसे पहले के जमाने में होता था कि भाई तुम मेरे को 5 किलो चावल दे दो, हम तुम्हें 2 किलो राइस दे देते हैं, मतलब वीट दे देते हैं, 2 किलो वीट दे देते हैं, है ना, बार्टर सिस्टम जो बोलते थे। तो एनी पेमेंट टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पॉन्स ऑफ, ये रटनी नहीं है डेफिनेशन, कोई बस समझनी है, इन रेस्पॉन्स टू फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ whether by recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by central government or state government। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को क्लास की फीस दिए, आपने मेरे को 8,500 रुपीज दिए, ठीक है, तो जरूरी है क्या कि वो पैसा आप ही दो, आपके बिहाफ पे आपके पापा ने दे दिए, आपके फ्रेंड ने दे दिए, आपके आर्टिकलशिप के बॉस ने दे दिए, देगा नहीं वैसे वो, दे दिए है ना, किसी ने भी दे दिए, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि आपने पैसे नहीं दिए तो आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके पापा ने दिए। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं हो कि जो सर्विस ले रहा है वही दे या गुड्स ले रहा है वही दे, उसके बिहाफ पे भी कोई दे रहा है तो वो भी कंसिडरेशन में माना जाएगा। ठीक है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है आपके बिहाफ पे, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मनी ऑन योर बिहाफ, तो वो कंसिडरेशन में नहीं मानेंगे। मतलब गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई फार्मर है, अब उसको 1 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, गवर्नमेंट ने बोला भाई 30,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे, तो कंसिडरेशन अब 70,000 नहीं मानेंगे, अब जीएसटी 70,000 पे लगेगा फिर। ठीक है, कोई समझ रहे मेरी बात? तो कंसिडरेशन के अंदर कोई भी पैसा दे आपके बिहाफ पे, सब कुछ कंसिडरेशन इंक्लूड होगा, एक्सेप्ट कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, वो इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इतना क्लियर हुआ? तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला, कंसिडरेशन के अंदर समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए जिसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा वो कंसिडरेशन नहीं। अब समझना मेरी बात, जैसे सपोज करो अब अपनी क्लास में शिवम है, जैसे आशीष है मान के चलो, अब आशीष ने क्या किया, आशिमा को, इसकी गर्लफ्रेंड है, उसको एक आईफोन गिफ्ट करा। ठीक है, अब क्या ये कंसिडरेशन है या नहीं? मैंने आशीष को पूछा, आशीष तूने उसको आईफोन दिया तो आशिमा ने तुझे क्या दिया? तो आशीष बोला सर क्या ही बताएं, अच्छा लगा बहुत, जो भी था। मैंने कहा फालतू बात मत कर, तू ये बता तुझे मिला क्या? तो बोला सर लव एंड सेटिस्फेक्शन मिला मुझे। मैंने कहा भाई ये जो लव एंड सेटिस्फेक्शन है, क्या तू इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकता है? क्या ही मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है क्या नेचुरल लव अफेक्शन सेटिस्फेक्शन? आंसर इज नो। भाई उसकी कोई वैल्यू थोड़ी होगी। भाई आशीष की नजर में भले वैल्यू होगी, लॉ मेकर की नजर में उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बदले में। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। तो क्या होगा, क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? आंसर इज नो। कोई डील थोड़ी हुई थी भैया, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपकी मम्मा आपके लिए खाना बनाती है, कोई कंसिडरेशन थोड़ी है। आपके वाले टीचर ऐसा एग्जांपल देते थे ना आपको सीपीटी, हम थोड़े एडवांस लोग हैं ना, तो क्या होगा, ये कोई कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? कंसिडरेशन में नेचुरल लव अफेक्शन सेटिस्फेक्शन ये सब नहीं आता, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए। समझ रहे हो? मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है नहीं है? अब आगे समझना, आगे आप अभी क्या करने वाले हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो आप अभी। ठीक है, आपको क्या रिजल्ट का वेट है, और आपने भगवान को बोला कि भगवान जी, ठीक है, आपने भगवान जी को बोला भगवान जी पास करा दो 501 रुपए का प्रसाद। तुम्हें क्या लगता है भगवान को 501 रुपए चाहिए तुम्हारे, पर चलो मन की श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप पास हो गए। और आप भगवान जी को ऐसे 501 बोले थे, ये देखो 501, और आप दान पेटी में 501 डालिए है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ठीक है,
ठीक है, 501 रुपए जो देना आपने दिए, क्या वो कंसिडरेशन है? अब आप बोलोगे हाँ डीलिंग हुई थी हमारी, पास करा दो और 501। अरे पागल हो क्या तुम, ये कोई डीलिंग नहीं होती है, तुम्हारा मन का विश्वास है, अंधविश्वास को कुछ भी बोलो, लेकिन ये डीलिंग नहीं होती। कोई ऐसे नहीं कि तुम इसीलिए पास हो गए, पढ़ लिख के पास हुए तुम, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि आपको दान करके क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। दान करके क्या मिला आपको? सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि आपने बोल रखा था तो आपने कर दिया तो आपको अच्छा लगा, ठीक है। या फिर कोई गरीब इंसान है, आपने उसको दान दे दिया, आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो वो क्या है? वो कंसिडरेशन नहीं है। दान कर देना ऐसे वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब है कि समथिंग इन रिटर्न जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। अब पास करा देने का कोई मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी है। भगवान जी बोले नहीं जी 1100 से कम कोई डील होगी नहीं, तब मानते कंसिडरेशन है। ये तो आपने इच्छा से 11 रुपए छड़ाओ, 1 रुपए छड़ाओ, 501 छड़ाओ, ठीक है। तो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इस चीज का। आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको हर किसी को क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। आगे डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट। अभी इंड्यूसमेंट वर्ड क्या है? इंड्यूसमेंट पे आते हैं। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब किसी को प्रोवोक करना, किसी को एक्साइट करना, उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। समझना मेरी बात अब ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी बस से ट्रेवल करते हैं तो बस वाला एक ढाबे पे बस रोकता है, एक रेस्टोरेंट पे बस रोकता है, सारी बस वहीं पे खाना खाती है ना। अब आप देखना कंडक्टर और ड्राइवर फ्री में खाना खाते हैं, तो वो फ्री में खा रहे हैं क्योंकि भाई पैसेंजर के पास और कोई रास्ता है? जहां पे जंगल में एक ही रेस्टोरेंट है, अब यहीं खाना खाना पड़ेगा, जो भी प्राइस है उसी में खाना खाना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है, ठीक है, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो वो जो ओनर है ना रेस्टोरेंट का, वो ड्राइवर कंडक्टर को लालच देता है कि भाई तुम दोनों फ्री में खाना खा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर बाकी बस यहीं रुकना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये देखने में फ्री लग रहा है, लेकिन है कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बस रोकने के बदले में 250 रुपए की थाली मिल रही है, ठीक है, किसी चीज के बदले मिल रहा है, तो ये कंसिडरेशन हो गया। भले आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन है ये कंसिडरेशन, दिस इज कंसिडरेशन। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा एक बात बताओ, जैसे फार्मा कंपनीज होती हैं, फार्मा कंपनीज, वो डॉक्टर को क्या बोल रही हैं कि डॉक्टर साहब आपके लिए कार, आपको बस क्या करना है, जो जितने भी पेशेंट आएंगे उनको हमारी दवाई रिकमेंड करनी है। आपको क्या करना है, जितने भी पेशेंट आएंगे उनको हमारी दवाई रिकमेंड करनी है। तो एक कार कोई उसे चाचा थोड़ी लग रहा है वो जो उसको गिफ्ट कर दी, वो उसने इनडायरेक्टली इसलिए गिफ्ट करी है कि आप दवाई रिकमेंड करो, गाड़ी, समझ रहे हो? तो ये भी कंसिडरेशन है, दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है इंड्यूस करना किसी को, इंड्यूसमेंट, ठीक है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और बोथ वेदर बाय रिसिपेंट, या तो रिसिपेंट करे, और बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सब्सिडी जो होगी ना वो इंक्लूड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। अब ये फोरबियरेंस क्या होता है? फोरबियरेंस, देखो मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ 120-25 घंटे में आपका सिलेबस हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि इतना कैसे, ये जरूरी है चीजें, मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी जैसे क्रिकेट मैच शुरू होता है ना, तो शुरू के 5 T20 की बात नहीं चल रही, फास्ट ट्रैक नहीं है ना, शुरू के 5 ओवर तो धीरे खेला जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये तो पहले के जमाने में, आप 2 साल 1 साल पहले का ट्रेंड उठा के देखना, 200-250 घंटे का रेगुलर बैच होता था। जब मैं लाया था पहला, मैं 100 घंटे का लाया, और वो चला, भयंकर बच्चा है, अन अकेडमी से कोई जानता हो मेरे को तो पता होगा, भीड़ पड़ती थी। तो अब लोगों का फुल कोर्स 150 घंटे पे आ गया, 150 घंटे पे लिया है सब अब धीरे धीरे, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं 120 तो लगेंगे, तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, मतलब कुछ सही डायरेक्शन में तो कर रहे हैं, क्योंकि 250-300 घंटे पढ़े किसका भला हुआ है? 8 सब्जेक्ट भी तो हैं बाकी के, ठीक है।
तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है? फोरबियरेंस का मतलब यह है, तो इसलिए कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है। कंपटीशन जो होता है उससे बच्चों का ही भला होता है, क्योंकि आप अपने आप की क्वालिटी एनहेंस करते हो। अगर मान के चलो इकलौता मैं ही हूं, मेरी मोनोपोली है, मैं राजा हूं, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन होना चाहिए। अब फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है? फोरबियरेंस का मतलब यह है कि कुछ ना करने के बदले में पैसे मिलना। कुछ ना करने के बदले में कोई पैसे मिलना, उसको भी क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मेरे को बोला कि काम करो, 10 करोड़ रुपए लो और आईडीटी पढ़ाना बंद करो, हमारा मार्केट खराब हो रहा है। कुछ ना करना भी तो करना हुआ। सलमान खान बोलते हैं ना, मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। एहसान ना करना भी, वो तो वही तो, मुझ पे एक एहसान करो कि कोई एहसान ना करो। तो मतलब कुछ आईडीटी नहीं पढ़ाना भी तो कुछ करना हुआ ना। तो कोई मेरे को बोला कि 100 करोड़ रुपए लो और आईआईटी पढ़ा, 10 करोड़ रुपए लो और आईआईटी पढ़ाना बंद। मैंने कहा 10 में नहीं हो पाया भैया। बोले 50, 100। मैंने कहा नहीं। बोले 110। मैंने कहा सोच सकते हैं, है ना। जस्ट किडिंग। मेरे को, आपको भी लग रहा होगा मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, धीरे धीरे समझेगा आपको। इट्स नॉट लाइक अ, ये मैं तो मतलब ये तो लक की बात है कि इस चीज के पैसे भी मिलते हैं, नहीं मिलते तो भी मजेदार चीज है ये तो। कहाँ मिलता है कि आप किसी को सुनाओ और लोग सुने? सब अपना बोलने में रहते हैं ना। तो आप कुछ बोलो और सामने वाले सुने, अपने आप में यही एक ब्लेसिंग है, ठीक है। तो समझना मेरी बात ध्यान से। तो 110 करोड़ रुपए में डील डन हो गई, कुछ ना करना भी पैसा। तो बोले इस पे भी जीएसटी लगेगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा, इसको नॉन कम्पीट फीस बोलते हैं। इस पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अब क्या बोला? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। तो कुल मिला के पूरी डेफिनेशन है, इसके अंदर सब्सिडी वगैरह इंक्लूड नहीं होगी। कंसिडरेशन का मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी चीज के बदले में कुछ देना, वो हो जाता है कंसिडरेशन। बट वो नेचुरल लव अफेक्शन सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करा, उसके बदले में लव एंड सेटिस्फेक्शन मिला, वो कंसिडरेशन नहीं है। मंदिर में दान दिया, वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। दोस्त को मैंने मेरे दोस्त को क्या बोला कि भाई तू तेरे शूज दे दे और मेरा ब्लेजर ले जा, ये कंसिडरेशन है, मॉनेटरी वैल्यू है। मैं ये नहीं बोल रहा कंसिडरेशन है तो जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। एक दोस्त ने एक को पेंसिल दी, दूसरे ने पेन दे दिया, मैं ये नहीं बोल रहा इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिडरेशन है बस। अभी मैं ये नहीं बोल रहा जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो वो डिसाइड होगा सप्लाई से। और सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन भी आता है, कंसिडरेशन एक पार्ट होता है सप्लाई के डेफिनेशन का, इसलिए मैं आपको कंसिडरेशन पढ़ा रहा हूँ। आई यू गाइस गेटिंग इट? इतना समझ में आया आपको? यहां तक अगर आपको समझ में आया तो एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर क्लियर है, तो मैं खुशी खुशी आगे बढ़ पाऊंगा। वरना मेरे मन में मलाल रहेगा कि यार इनको नहीं आया समझ। बताइए। चलिए जी आगे बढ़ते। अब एक बात मुझे बताओ आप, मैंने आपको ये बोला कि मंदिर में दान देना, मंदिर में दान देना, ठीक है, क्या ये कंसिडरेशन है? तो अब आपने मना कर दिया कि नहीं जी मंदिर में दान देना कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। मंदिर में दान देना कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करो मैं मंदिर वालों को क्या बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का दान दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम पता है क्या करो, एक पोस्टर लगा दो कि आईडीटी क्लासेस फॉर सीए फाइनल बाय एकेजी। अब कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि अब एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप। सच्चे मन से दान देना खाली बिना किसी अपेक्षा के, वो कंसिडरेशन नहीं है। बट आप प्रमोशन करवा रहे हो अपना वहां पे, वो कंसिडरेशन हो गया। इस पे सर्कुलर भी आया हुआ है, सर्कुलर भी पढ़ा दूंगा। तो आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, वो क्या हो गया? वो कंसिडरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग इट? सर्कुलर में क्या था कि लेट्स सपोज जैसे मंदिर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, पार्क होता है, उसमें आप बेंच देते हैं ना, बेंच दान में, उस पर लिखते हैं कि बेंच दान में, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है एकेजी क्लासेस, ठीक है, अक्षांश घर क्लासेस मान के चलो मेरा बिजनेस है,
AKG एयरलाइंस, ये अभी बिजनेस ओपन नहीं हुआ है मेरा। AKG जीन्स, आप डीमार्ट में जाओगे तो आपको दिखी जाएंगी। AKG कॉलेज आपको दिख जाए, काफी काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी फैला हुआ। बस कमी है तो कुछ नहीं। तो AKG कॉलेज, ऐसे मेरे बिजनेसेस हैं। तो मैंने क्या करा, मंदिर में बेंचेस दान दी, उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखवाया AKG। बस ऐसे मंदिरों में लिखा रहता ना कि किसी की पुण्यतिथि में सप्रेम भेंट, वो कोई प्रमोशन नहीं है, वो कोई प्रमोशन नहीं है। नाम लिखवाना इज नॉट अ प्रमोशन, ये क्लैरिफिकेशन आया था, ठीक है। ओनली नाम लिखवाना इज नॉट अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, बेंच पे, मंदिर, पंखे पे लिख दिया मैंने, डोनेटेड बाय AKG कॉलेज जयपुर राजस्थान, ऐसे लिख दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, ऐसे लिख दिया मैंने, तो प्रमोशन है, ठीक है। तो क्या है, तो प्रमोशन है। आई यू गाइस गेटिंग इट? तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपको वाइब कैसे आ रही है। अगर आपको प्रमोशन वाली फीलिंग आ रही है ना, वो खुशबू प्रमोशन वाली अगर खुशबू आ रही है आपको किसी को पढ़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो फिर लगेगा कंसिडरेशन मानेंगे। और जहां पे सिंपल नाम लिखवाना, तो ये डाउटफुल था, लोगों ने बोला कि यार ये तो नाम लिखवा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। तो लॉ मेकर ने क्लैरिफाई कि खाली नाम लिखवाना कोई प्रचार थोड़ी होता है, ठीक है। कोई लिख दे डोनेटेड बाय मुकेश, तो क्या हो गया, मुकेश, कितने मुकेश है। और तुम लिखो डोनेटेड बाय मुकेश एंटरप्राइजेस दिस, ये नंबर है, डोनेटेड बाय मुकेश प्रिंटर्स, आप ऐसे लिखोगे तो प्रमोशन है फिर वो। समझ रहे मेरी बात? खाली नाम लिखवाना इज नॉट अ प्रमोशन। तो ये क्लैरिफिकेशन था लॉ मेकर का, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंसिडरेशन को एक बार फिर से देखते हैं। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, एनी पेमेंट टू बी मेड, कोई आपने पेमेंट करा, वेदर इन मनी अदरवाइज, बस उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। गेहूं के बदले में चावल मिले, वो भी कंसिडरेशन है। किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, दैट इज कंसिडरेशन, बट उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। वो कोई नेचुरल लव अफेक्शन, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ लव बना रही है, ठीक है। आईफोन गिफ्ट करना अपनी फियांसे को, वो कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो आपने आउट ऑफ लव दे दिया उसको, ठीक है। वो नहीं, कंसिडरेशन नहीं है कि आपने किसी चीज कुछ सोचा था कि मेरे को ऐसा होगा तभी मैं ये करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन नहीं आएगा। कंसिडरेशन के अंदर पैसा कोई भी दे आपके ब्याह पे, वो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगा कंसिडरेशन में। कोई इंड्यूसमेंट हो या फोरबियरेंस हो, इंड्यूसमेंट मतलब किसी चीज को उकसाना कि भैया तू ऐसा कर, तेरे को गाड़ी गिफ्ट करेंगे, डॉक्टर को बोला था गाड़ी गिफ्ट करेंगे फार्मा कंपनी ने, तू हमारी दवाई रिकमेंड कर, वो इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। फोरबियरेंस मतलब कुछ ना करने के लिए पैसे, कि मैं, मेरे को बोला 110 करोड़ रुपए लो और आईडीटी पढ़ाना बंद, क्या हो गया, कुछ ना करने के लिए पैसे मिलना, उसको क्या बोलते हैं, फोरबियरेंस, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो अब आपको गुड्स की डेफिनेशन समझ में आई, सर्विस की डेफिनेशन समझ में आई और कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ में आई। अब सुनना मेरी बात, ये हम पढ़ क्यों रहे थे, अब एक बात ध्यान से सुनना। बाकी सारा चैप्टर सप्लाई कल ही पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आपको बेस बताता हूं कि सप्लाई की जो डेफिनेशन है ना, सप्लाई, उसका मतलब क्या होता है। सप्लाई इंक्लूड्स मतलब सप्लाई के अंदर ये इंक्लूडेड है। सप्लाई मींस नहीं है ये, सप्लाई इंक्लूड्स है, कि सप्लाई के अंदर ये इंक्लूड होता है, ठीक है। और कोई चीज भी आ सकती है अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में लाना चाहे, ऐसा मींस नहीं है ये, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड्स है। अब सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, सप्लाई की जो डेफिनेशन होती है ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सप्लाई इंक्लूड्स 4 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 टुकड़ों में तोड़ दिए डेफिनेशन को, ये 4 टुकड़े आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ ही जाएंगे, फिर आप इजीली निकाल पाओगे कि इस वाले ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पहला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो यूट्यूब पे पहले 2 सेशन थे, अब अपन क्या करा करेंगे, सुनना मेरी बात। 1 आवर 20 मिनट्स की क्लास लेंगे पहली, फिर उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरी क्लास भी लगभग 1 घंटा, 1 सवा घंटे क्लास और लेंगे। इसी हिसाब से 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 से 3 घंटे के बीच में अपनी क्लास रहा करेगी, सो दैट कंसिस्टेंसी भी रहे। आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो 15 मिनट में, और ब्रेक से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो यूट्यूब पे इसलिए नहीं दिया ब्रेक। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड। चलो एक काम करते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, कल ये चैप्टर
लगभग लगभग अपन काफी खत्म हद तक खत्म कर लेंगे और परसों के दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विद ऑल द क्वेश्चंस। तो 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सप्लाई विद ऑल द क्वेश्चंस। फिर अगला चैप्टर अपन एग्जामिशन शुरू करेंगे, जिसमें लास्ट टाइम बहुत अमेंडमेंट थे और इस बार भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं। एग्जामिशन इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स ओनली। ठीक है, तो आज की क्लास, हाँ आज वाली क्लास यूट्यूब पे थी, कल कल डेमो देख ही लिया। और मेरे ख्याल से जिन लोगों को भी पसंद आया हो या आपको पसंद आया, डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वर्थफुल है, इंसान ठीक करा सकता है, थोड़ा सा भरोसा है ना, विद द पैसेज तो डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन अभी भी लगता है थोड़ा बहुत, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लासेस लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई प्रचार नहीं है वैसे, आप देखोगे विद द पैसेज मैं कभी प्रमोशन करता भी नहीं हूँ ज़्यादा, पर अब पेशा ही यही है तो थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है। ठीक है, और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ एंड तक, आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू गाइस। आई मतलब मैं हर बैच को पढ़ाते हुए मानता हूँ कि मेरे फैमिली है। ठीक है, और मैं कभी भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। एंड द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये करा तो आप करा तो ही बताना, नहीं तो नहीं। मतलब तो लॉयल्टी रखेंगे तभी बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो आज का सेशन समझ में आया तो डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। एंड यस, किसी को भी कुछ लेक्चर खरीदना हो, कुछ भी पूछना हो या और कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे रखी, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, कल और परसों में सप्लाई खत्म कर देंगे, फिर आगे एग्जामिशन की तरफ मूव करेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं ना, कल वही 7:30 बजे मिलते हैं।